हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। हो सकता है कई बार ये आपके सिलेबस में नहीं होता ये, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना इंग्लिश की ग्रामर को आप अधूरा मानेंगे, पूरी समझ में नहीं आएगी। भाई, जब फाइनाइट वर्ब इंपॉर्टेंट हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं दोस्तों जो टेंस, नंबर, सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना। जो वर्ब सब्जेक्ट के जो 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 भी सब्जेक्ट होता है आपका, उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए और जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, उसे आप लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। और ऐसी वर्ब जो टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होती है, उसे आप नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ये केवल 3 प्रकार की होती हैं, ओनली 3। एक इन्फिनेटिव जिसमें आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एक जिरंड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है और नाउन का काम करता है। और एक पार्टिसिपल जो 2 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनते हैं और थर्ड फॉर्म से बनते हैं। तो केवल और केवल 3 ही तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। ठीक है ना। देखिए, हम नॉन फाइनाइट वर्ब में आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती हैं, जिसमें एक इन्फिनेटिव होती हैं, एक जिरंड होती है और एक पार्टिसिपल होती है। इसमें पहला पार्ट हम लोग आज करेंगे इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, इनके क्या क्या यूजेस होते हैं, कब ये यूज होती हैं, कब ये यूज नहीं होती, इनके क्या फॉर्म्स होते हैं, उन सब पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये होती क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ए वर्ब विच इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड विद इट्स टेंस। ऐसी वर्ब जो उसके टेंस के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता, जिसके ऊपर टेंस का कोई कंट्रोल नहीं होता। टेंस भले ही कुछ भी हो जाए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का टेंस, कुछ भी टेंस आ जाए, ये बदलेंगी नहीं। जहाँ फर्स्ट फॉर्म में एनजी आनी है वो रहेगी, थर्ड फॉर्म जानी है वो रहेगी। ठीक है ना। तो ऐसी वर्ब जो बदलती नहीं है, टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होती, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, नंबर के हिसाब से रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती। नंबर मीन्स सिंगुलर और प्लूरल, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो नहीं बदलती हैं, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो तो जो चेंज नहीं होती उन्हें आप नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। पर्सन के हिसाब से जो चेंज नहीं होती, चाहे फर्स्ट पर्सन आ जाए, चाहे सेकंड पर्सन आ जाए, चाहे थर्ड पर्सन आ जाए, जो चेंज नहीं होती हैं, उन्हें आप नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। is known as non-finite verb. It is not affected with the change of tense, number and person of the subject. इसी बात को हमने एक दूसरे तरीके से कह दिया कि चेंज नहीं होती। न तो टेंस बदलता है तब चेंज होती हैं, न नंबर सिंगुलर प्लूरल हो जाए तो भी चेंज नहीं होती हैं, और पर्सन के हिसाब से भी चेंज नहीं होती हैं। तो ऐसी वर्ब को आप लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ठीक है ना। ये 3 तरह की होती है, द इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव का मतलब होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती हैं या 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनती हैं, जिनको आप, जो केवल फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, और जो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है उसको 2 प्लस इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव कहा जाता है। एक होता है जिरंड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है, जो नाउन का काम भी करता है, इसे वर्बल नाउन कहा जाता है। जिरंड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है और नाउन का काम करता है। इनको वन बाय वन हम बहुत डेस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे, बट अभी एक बार थोड़ा सा इंट्रो ले रहे हैं हम लोग। द पार्टिसिपल, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से बनता है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। लेकिन पार्टिसिपल और जिरंड में अंतर ये है कि पार्टिसिपल जो होता है ना, ये एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है ये? एडजेक्टिव, विशेषण का काम करता है। ठीक है ना। और जिरंड जो होता है वो नाउन का काम करता है, इसलिए उसको वर्बल नाउन कहते हैं, और पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना। इसको वर्बल एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब से बनने वाला जो एडजेक्टिव का काम करता है।
तो ये 3 तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। फाइनाइट वर्ब तो बहुत सारी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब फाइनाइट वर्ब्स हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स केवल 3 होती हैं। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तब हम पढ़ चुके हैं। कंजक्शन में भी इसको मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को देखा होगा आपने, वहाँ भी इसको हम पढ़ चुके हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब याद रखना 3 तरह की होती है, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला देखते हैं इसमें इन्फिनेटिव। आज की क्लास भी हमारी इन्फिनेटिव पे ही हम लोग रखेंगे। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो या तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है या 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनती है। ठीक है ना दोस्तों? देखिए, ये काइंड ऑफ नाउन होता है जो नाउन का काम करता है विथ सर्टेन फीचर्स ऑफ द वर्ब, जिसमें वर्ब्स के भी फीचर्स होते हैं, जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं। स्पेशली दैट ऑफ टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, इसमें जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इनके बाद भी एक ऑब्जेक्ट आता है। और ये सब्जेक्ट जैसे नाउन का काम करते हैं, तो ये नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का। तो ये तीनों काम करते हैं, सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट भी और कॉम्प्लीमेंट भी। कौन? इन्फिनेटिव्स। किससे बनते हैं? या तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। और ये नाउन की तरह काम करते हैं। नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का। तो देखिए, ये एक तरह से नाउन का काम भी करता है विद सर्टेन फीचर्स ऑफ द वर्ब, जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं। तो इसको वर्बल नाउन इसलिए कहा जाता है। ये वर्ब का भी काम करता है, एक तरह से वर्ब जैसा भी होता है। जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ भी ऐसा होता है। और ये नाउन का भी काम करता है क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। तो स्पेशली दैट ऑफ टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट होता है व्हेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव। जब वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो इसका एक ऑब्जेक्ट आएगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब की तो ऑब्जेक्ट होती नहीं है, आपको पता होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं सहकर्मक क्रिया। तो जब ये वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो इनके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा। एंड एडवर्बियल क्वालिफायर्स, और इनके एडवर्बियल क्वालिफायर्स भी होते हैं। मतलब ये जैसे एक वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब होते हैं, तो इन इन्फिनेटिव्स को भी क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब्स होते हैं। जैसे वर्ब के एडवर्ब होते हैं, वैसे इनके भी एडवर्ब होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वर्ब की तरह काम करती है। इन शॉर्ट द इन्फिनेटिव इज वर्ब नाउन और वर्बल नाउन। इसलिए शॉर्ट में इनको आप वर्बल नाउन या वर्ब नाउन कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब की तरह भी काम करती हैं और ये नाउन की तरह भी काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, टू अर इज ह्यूमन। टू अर इज ह्यूमन। आई थिंक एलेक्जेंडर पॉप ने ये बात कही थी, टू अर इज ह्यूमन। गलती इंसान से होती है। अब देखो यहाँ पे टू अर, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से बना है और इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब से बना है तो वर्ब हो गया, और सब्जेक्ट के काम के रूप में काम कर रहा है तो नाउन भी हो गया। टू अर इज ह्यूमन। द इन्फिनेटिव लाइक ए नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है नाउन की तरह, इसलिए इसको वर्बल और वर्ब से बना है। अ यानी गलती करना, ए डबल आर, अ मतलब गलती करना है। टू अ इज ह्यूमन, गलती इंसान से होती है। यहाँ पे टू अ जो है ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है और ये नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये वर्ब इसका सब्जेक्ट है। आई थिंक ये पूरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स। यहाँ पे टू ओबे जो है वो इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होता है? ये नाउन की तरह काम करते हैं। और देखो नाउन की तरह काम कर रहा है, ही सब्जेक्ट हो गया, रिफ्यूज्ड वर्ब हो गई, ठीक है ना, और टू ओबे जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये ऑब्जेक्ट हो गया। टू ओबे ऑब्जेक्ट हो गया। ही रिफ्यूज टू ओबे दी ऑर्डर्स, उसने ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया। ठीक है ना, तो ये इन्फिनेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और वर्ब से बना है, तो इसको वर्बल नाउन इसी वजह से कहा जाता है और ये इन्फिनेटिव है। हियर द इन्फिनेटिव इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिफ्यूज। ये जो इन्फिनेटिव है ये वर्ब रिफ्यूज का ऑब्जेक्ट है। बट लाइक अ वर्ब, लेकिन वर्ब की तरह इट ऑल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद फिर एक ऑब्जेक्ट भी आया, देखो ओबे करना है। क्या ओबे करना है? ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स जो है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इट मीन्स ये वर्ब का भी काम कर रहा है और चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन का भी काम कर रहा है, इसलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं।
तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ये वर्ब से बनते हैं और ये वर्ब का भी काम करते हैं और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का भी काम करते हैं जैसे कि नाउन काम करता है। तो इसलिए इसे हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं इन्फिनेटिव्स को। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं दोस्तों? ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनना, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। इन्फिनेटिव्स के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो फुल इन्फिनेटिव जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनता है। अगर टू हटा दिया तो ये बेयर हो गया। बेयर यानी हटा देना, कुछ चीज़ों को स्ट्रिप्स कर देना, हटा देना, नंगा कर देना। बेयर फुटेड सुना होगा आपने, नंगे पैर, बेयर फुटेड। तो ऐसे टू को हटा दिया तो केवल फर्स्ट फॉर्म रह गई, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। दो तरह के इन्फिनेटिव्स होते हैं, एक फुल इन्फिनेटिव जिसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है और एक बेयर इन्फिनेटिव जिसमें केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, टू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको वर्ब विदाउट टू, ऐसी वर्ब जो बिना टू के आती है। दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं, इसके भी यूज पढ़ेंगे हम लोग और इसके भी यूज पढ़ेंगे। कई बातें पढ़ने वाले हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके इन्फिनेटिव से रिलेटेड इस पूरी क्लास में क्लियर हो जाए कि क्या इन्फिनिटीज होते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं। और फिर लास्ट में जब हम सारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ लेंगे तो एक पेपर भी करेंगे, क्वेश्चन पेपर करेंगे, ताकि सारी बातें आपको समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी होते हैं दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। अब इसमें देखो जैसे टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट इन्फिनेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनेटिव और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, ठीक है ना। तो देखो जैसे टेंस होते हैं ना, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे चार टेंस होते हैं एक्टिव वॉइस के। इनके बना सकते हैं पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव्स के। पहला सिंपल फॉर्म बोलते हैं उसको हम लोग, सिंपल फॉर्म भी सरल भाषा में बोलते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव फॉर्म भी बोलते हैं दूसरे वाला। तीसरा परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है, जैसे परफेक्ट फॉर्म आएगी है थर्ड फॉर्म, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। सिंपल फॉर्म में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, इसका पैसिव बना दो तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। प्रेजेंट इन्फिनेटिव ही है, सिर्फ पैसिव वॉइस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो कई बार जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पढ़ा होगा, हमने चेंज किया था टू राइट अ लेटर तो टू बी रिटर्न, लेटर टू बी रिटर्न, ध्यान आपको। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का टू बी थर्ड फॉर्म हो जाता है। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म देखें तो टू प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, आईएनजी का बीइंग और लग जाएगा इसके अंदर और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग टू प्लस बी प्लस, इसका अलग ही पैसिव बनता नहीं है एक्चुअली में, बी भी आएगा और फिर बीइंग भी आएगा ना, इसलिए इसके पैसिव बनाते नहीं है। नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस फॉर्म, इसके पैसिव बनते नहीं, बी भी आ जाता है, बीइंग भी आता है, इसलिए बनाते नहीं है। चलो आगे आ जाओ। परफेक्ट में क्या होता है, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव क्या बन जाएगा, टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होता है इसका, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। जो सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होते हैं ना, वो सेम होते हैं, बस टू लग गया, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, टू लग गया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, टू लग गया, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। चार फॉर्म है, इसका पैसिव बनाओगे तो चूंकि इसमें देखो बीन ऑलरेडी है और फिर आईएनजी का बीइंग और लगाओगे तो टू हैव बीन बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म, तो बड़ा अजीब सा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए इसका भी पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं बनाते। फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है, पैसिव वॉइस फॉर्म, इसका पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। स्पेलिंग सही कर लेना आप, FORM है, ठीक है ना। इसका पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं बनता है। चलो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, कितने प्रकार के इन्फिनिटीज होते हैं। तो अगर मोटा मोटा देखें दो प्रकार तो यही हो गए, देखो फुल फॉर्म, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। वैसे इन टोटल इन्फिनिटीज के भी दो काम होते हैं। कुछ इन्फिनिटीज ऐसे होते हैं दोस्तों जो नाउन का काम करते हैं, तो उनको हम नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं। कुछ होते हैं जो कि इन नाउन्स को, वर्ब को, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। तो एक इन्फिनिटिव होता है जो क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव होता है,
और एक होता है जो कि नाउन की तरह काम करता है, जिरंड की तरह काम करता है, तो उसको जिरंडियल इन्फिनेटिव या नाउन इन्फिनेटिव कहते हैं। दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं, जो नाउन का काम करते हैं वो नाउन इन्फिनेटिव, और जो नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उनको क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, द फॉर्म्स ऑफ विच आर आइडेंटिकल दो देयर यूजेज आर सो डिफरेंट एज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनके यूजेज अलग अलग हैं, बट दो तरह के होते हैं। एक तो नाउन इन्फिनेटिव, जिनको हम सिंपल इन्फिनेटिव भी कहते हैं, ये नाउन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं दोस्तों? ये नाउन का काम करते हैं। नाउन इन्फिनेटिव किसका काम करेंगे? नाउन का काम करेंगे। एक होता है जिरंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव होता है, इसको जिरंडियल कहेंगे। इसको नाउन इन्फिनेटिव को शायद मैंने गलती से जिरंडियल बोल दिया हो। ये एक तो नाउन इन्फिनेटिव होता है जिसका दूसरा नाम सिंपल इन्फिनेटिव होता है। एक क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव होता है जो क्वालिफाई करता है नाउन को, वर्ब को, तो उसको आप क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव भी कहते हैं, और उसको आप जिरंडियल इन्फिनेटिव भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं, दोनों के यूजेस पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला देखो आप, नाउन इन्फिनेटिव, तो नाम से ही लग रहा होगा नाउन इन्फिनेटिव किसका काम करेगा दोस्तों? ये नाउन का कार्य करेगा। नाउन क्या काम करता है? एक नाउन काम करता है सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और एक कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ये 5-6 यूजेस हो गए। ये नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा, नाउन ऑब्जेक्ट का, वर्ब का ऑब्जेक्ट, और दूसरा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसके अलावा एक कॉम्प्लीमेंट काम करता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होती है। देखिए, एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक तो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। एन इन्फिनेटिव और एन इन्फिनेटिव फ्रेज कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स। अब तीन तरह की वर्ब है इसमें, जिनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं मेनली, अपीयर, बी और सीम। इनके बाद ये सब्जेक्ट, इन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। द इन्फिनेटिव कैन बी प्लेस फर्स्ट, और इस केस में ये सेंटेंस के शुरू में आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे बिल्कुल शुरू में आएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों हम लोग इसके ऊपर। टू अर्न इज ह्यूमन, अब देखो इस जो वर्ब है ये बी का फॉर्म है, और देखो इसका सब्जेक्ट हो गया टू अर्न, मतलब एरर, गलती करना इंसान से होती है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये इस वर्ब हो गई, और माफी करना भगवान का काम होता है। ये एलेजेंडर पॉप ने बात कही थी। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, इस वर्ब है जो कि बी का फॉर्म है और इसका सब्जेक्ट के रूप में आ गया ये टू फाइंड फॉल्ट। जब फाइंड के साथ फॉल्ट भी लगा दिया तो ये मान लीजिए कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया, इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया, थोड़ा बड़ा रूप दे दिया इसको हमने। ठीक है ना? टू कंप्रोमाइज अपीयर्स, देखो अपीयर्स वर्ब का ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया। टू कंप्रोमाइज अपीयर्स एडवाइजेबल, गलतियां नहीं, कंप्रोमाइज करना कई बार एडवाइजेबल लगता है, तो ये अपीयर वर्ब है और ये सब्जेक्ट है इसका। ठीक है ना? टू सेव मनी नाउ सीम्स इम्पॉसिबल, सीम वर्ब है और ये इसका पूरा एक तरह सब्जेक्ट है, जिसमें टू सेव जो है वो इन्फिनेटिव है। अब पैसा बचाना इम्पॉसिबल सा लगता है। ठीक है ना? टू सेव मनी नाउ सीम्स इम्पॉसिबल। अच्छा, एक बात ध्यान रखना जो आगे हम पढ़ेंगे, कि ये वर्ब है और ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, टू सेव मनी नाउ। तो इंग्लिश एक बात और कहती है यहाँ पर, कि अगर दोस्तों सब्जेक्ट बड़ा हो, बड़ा मीन्स लंबा हो, लॉन्ग हो, तो टू इन्फिनेटिव को ना फिर सब्जेक्ट के रूप में मत रखो, सेंटेंस इतना अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करते हैं, फिर सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं इट से। किससे इंट्रोड्यूस करेंगे आप उसको? इट से इंट्रोड्यूस करेंगे दोस्तों। और जो ये टू सेव मनी ये लास्ट में लेके चले जाते हैं, जो इन्फिनेटिव है वो सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है। जैसे इट अपीयर्स एडवाइजेबल टू कंप्रोमाइज, इट सीम्स इम्पॉसिबल टू सेव मनी नाउ, ये पूरा जो फ्रेज है ये लास्ट में चला जाता है और वाक्य की शुरुआत इट से कर देते हैं, अगर ये सब्जेक्ट थोड़ा लंबा हो, टू इन्फिनेटिव वाला। ठीक है ना? और ध्यान रखना सब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनेटिव ही यूज होता है, बेयर इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते हैं। ये खास बात और है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है आप लोगों के लिए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो ये 2-3 बातें आ गई अब। एन इन्फिनेटिव विदाउट टू, जो बेयर इन्फिनेटिव आप कहते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, उसको आप सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट नहीं हो सकता, जैसे कि टेल अ लाई इज रॉन्ग, आप टू टेल अ लाई बोल सकते हो, टेल अ लाई नहीं बोल सकते, गलत स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात क्या बताई मैंने, व्हेन अ लॉन्ग इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव फ्रेज साउंड्स ऑकवर्ड, जब आपको एक लंबा सा इन्फिनिटिव बोलना हो, शुरू में लिखना और वो ऑकवर्ड लग रहा हो, अजीब सा लग रहा हो, तो क्या करें, द सेंटेंस यूजुअली बिगिंस विद इट, आप सेंटेंस को किससे शुरू कर सकते हैं, इट से शुरू कर सकते हैं। एंड मूव द इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव फ्रेज टू द एंड ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर, और इस इन्फिनिटिव फ्रेज को आप लास्ट में ले जाओ, इट शुरू में ले आओ और टू इन्फिनेटिव को सेंटेंस के लास्ट में ले जाओ। ये भी जो दोनों एग्जाम्पल मैं बता रहा था ना अभी आपको, उन्हीं को देख लो यहाँ पर। स्ट्रक्चर क्या होगा, इट आएगा, वर्ब आ जाएगी, नाउन एडजेक्टिव, और लास्ट में चला जाएगा इन्फिनेटिव। जो इन्फिनेटिव कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो हम टू इन्फिनेटिव से पढ़ रहे थे, टू कंप्रोमाइज, उसको लास्ट में ले गए और सेंटेंस बन गया इट अपीयर्स एडवाइजेबल। ऐसा एडवाइजेबल लगता है, सही लगता है कि हमें कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए कभी कभी। इट सीम्स इम्पॉसिबल टू सेव मनी, इट से शुरू कर दिया वाक्य को, कर सकते हैं। फॉर चिल्ड्रन टू सी अ मंकी डांसिंग इज ग्रेट फन, अब देखो यहां पर क्या है, फॉर चिल्ड्रन टू सी अ मंकी, बच्चों के लिए बंदर को देखना, बंदर को डांस करते हुए देखना, इज ग्रेटफुल फन, वो बहुत ही मजेदार एक चीज होती है। इज वर्ब है, ध्यान देना, इज वर्ब है दोस्तों, और ये पूरा सब्जेक्ट के रूप में है, पूरा। इतना लंबा सब्जेक्ट, इतना लॉन्ग सब्जेक्ट इंग्लिश कहती है अच्छा नहीं लगता, ऑकवर्ड लगता है। तो आप क्या करें, इस सेंटेंस की शुरुआत इट से कर दें, और जो ये आपका टू सी अ मंकी डांसिंग है ना, इसको आप लास्ट में ले जाएं, सेंटेंस के लास्ट में ले जाओ, इन्फिनेटिव को सेंटेंस के लास्ट में ले जाइए। बात समझ में आ रही है आपको, सेंटेंस के लास्ट में ले जाओ, ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया, इट, ये पूरे को इट मान लिया, इज ग्रेट फन, इट इज ग्रेट फन और फॉर चिल्ड्रन, और फिर ये ले गए लास्ट में टू सी अ मंकी डांसिंग, इस तरह से बन गया। ये फन नाउन हो गया यहाँ पे, इस नाउन को ये पूरा वो बता रहा है। इट इज एन ऑफेंस, ये एक ऐसा ऑफेंस है, एक ऐसा अपराध है, टू ड्रॉप लिटर इन द स्ट्रीट, कि आप जो गली में कचरा फेंकते हैं वो एक तरह से अपराध है, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई दोस्तों, इन द स्ट्रीट। तो कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर लंबा सब्जेक्ट हो तो सेंटेंस की शुरुआत इट से कर दें, और जो टू इन्फिनेटिव है उसे सेंटेंस के लास्ट में रख दें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया। इसी में एक नोट और देखिए, आप दो नोट पढ़ चुके हैं इसके अंदर हम लोग, दो खास बातें। इट प्लस बी, कंस्ट्रक्शन इज मैंडेटरी इन क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चंस बनाने हैं तो टू प्लस इन्फिनेटिव से क्वेश्चंस नहीं बनते, उसकी जगह आपको इट ही यूज करना चाहिए, वो अनिवार्य है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है ना। देखिए, इज इट अनसिविल टू स्मोक, ये ऐसे बनेगा, इट लगा दिया। इज टू स्मोक अनसिविल, ऐसे बनाना गलत हो जाएगा, इज टू स्मोक अनसिविल, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो ये बोलना गलत हो जाएगा दोस्तों। इज इट स्मोक अनसिविल, नहीं, आप इट से ही बनाओ, इज इट अनसिविल टू स्मोक, वुड इट बी सेफ टू कैंप हियर, वुडंट इट बी बेटर टू गो ऑन। तो जब भी आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो फिर आप इट से ही बनाएं, टू इन्फिनेटिव से ना बनाएं, ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। The perfect infinitive can also be used as the subject of a sentence. जो परफेक्ट इन्फिनेटिव होते हैं ना, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकते हैं। टू प्लस, जो हमने देखो चार फॉर्म पढ़े थे ना उसके, सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, इन्फिनेटिव की चार फॉर्म है। परफेक्ट जो फॉर्म होती है ना, वो भी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकती है। जैसे टू हैव मेड, देखो टू आ गया, हैव आ गया, मेड आ गया, ये परफेक्ट फॉर्म हो गई। ऑफ द सेम मिस्टेक ट्वाइस,
was unforgivable. एक ही गलती दो बार करना अनफॉरगिवेबल होता है, उसको माफ नहीं किया जा सकता। इसको इट से भी शुरू कर सकते थे, क्या करते इट से करते, इट वॉज अनफॉरगिवेबल, फिर इस पूरे जगह इट लिखते, इट वॉज अनफॉरगिवेबल टू हैव मेड द सेम मिस्टेक ट्वाइस। ऐसे बना सकते थे इसको भी आप। जैसे इसको बना दे, दूसरा सेंटेंस अलग ही सेंटेंस है, इट इज बेटर टू हैव लव्ड, बहुत प्यारा सेंटेंस है। कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं कि शादी का लड्डू ऐसा है जो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। तो लोग कहते हैं कि यार इससे बढ़िया खा के ही पछताओ ना। तो वही कुछ इंग्लिश में सेंटेंस है, देखो इसी तरह का, इट इज बेटर टू हैव लव्ड, बेहतर है कि आप प्यार करें, टू हैव लव्ड, एंड लोस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, प्यार करें और खो जाएं, बजाय कि आपने कभी प्यार किया ही ना हो। नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, कभी प्यार किया ही नहीं, इससे बढ़िया है कि प्यार करो और खो जाओ, बर्बाद हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट एहसास तो करो उस चीज़ का कि वो क्या है। ठीक है ना, तो ये वो वाली बात है। अब देखो इट इज से शुरू किया इसको, अब चाहो तो टू हैव लव्ड से भी कर सकते थे, टू हैव लव्ड एंड लोस्ट इज बेटर देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, इस तरह सेंटेंस बना सकते थे आप। तो कहने का मतलब है कि परफेक्ट इन्फिनिटिव जो फॉर्म है उसको भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे दे एक्सपेक्ट, देखो दे सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट वर्ब है, और टू सक्सीड वो उम्मीद करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं? दे एक्सपेक्ट गेस्ट, दे एक्सपेक्ट न्यू बेबी, दे एक्सपेक्ट टू सक्सीड, ये ऑब्जेक्ट है। और टू प्लस सक्सीड एक इन्फिनेटिव है सिंपल फॉर्म का, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहा है। किस वर्ब का ऑब्जेक्ट है? एक्सपेक्ट वर्ब का। यहाँ पर सक्सीड मतलब सफलता होना, एक्सपेक्ट करता है। टू सक्सीड इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एक्सपेक्ट, जो टू सक्सीड है ये एक्सपेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ए गुड मैन डज नॉट फियर टू डाई, डरता नहीं है, किससे नहीं डरता? ये वर्ब है, किससे नहीं डरता? टू डाई, मरने से नहीं डरता, डाई मतलब डेथ। ही लाइक्स, ये वर्ब हो गई, क्या पसंद करता है वो? टू प्ले कार्ड्स, कार्ड्स खेलना पसंद करता है, ताश खेलना पसंद करता है। तो ये सब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, और सब्जेक्ट आपने देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में भी ये यूज होता है, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज होता है। ये है एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। जैसे हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू डांस, उसकी सबसे बड़ी जो खुशी है, उसके लिए आनंद है, वो डांस करना है। अब देखो डांस करना क्या है? उसकी सबसे बड़ी खुशी, उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या है? डांस करना। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जिसका खुद का कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता। इट हैज नो इट्स ऑन एंटिटी, इसका खुद का कोई एंटिटी, कोई अस्तित्व नहीं होता। इट टॉक्स बैक टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये या तो सब्जेक्ट की बात करता है या तो ये ऑब्जेक्ट की बात करता है। तो यहाँ पर ये टू डांस जो है ग्रेटेस्ट प्लेजर की बात कर रहा है, और ये सब्जेक्ट है। तो एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट हो गया सब्जेक्ट का, जिसको हम लिखते हैं सी, कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का। कॉम्प्लीमेंट है किसका? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। टू सी हिम, उसको देखना, इज टू लव हिम, दोनों बातें एक ही हैं क्या? उसको देखते हो उससे प्यार हो जाता है, तो उसको देखना और उससे प्यार होना ये एक ही बात है, देखते ही प्यार हो जाता है। टू सी हिम इज टू लव हिम, ठीक है ना? तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है वी, और ये कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट किसका है? ये सब्जेक्ट का है। ऐसे ही अपीयर्स, वो लगता है,
ही सब्जेक्ट है, अपीयर्स ए वर्ब है जिसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। वो कैसा लगता है? टू बी अ वाइज मैन, बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन लगता है? वो क्या लगता है? बुद्धिमान। तो दोनों एक ही तो बात है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है दोस्तों? उसका कॉम्प्लीमेंट है। दोनों एक ही तो बात है ये दोनों। ही अपीयर्स टू बी अ वाइज मैन, वो वाइज मैन लगता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का। तो एक तरह से सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। प्रपोजिशन से अबाउट है, ऑफ है, फॉर है, इनके बाद भी कई बार टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है प्रपोजिशन के। ही वॉज अबाउट टू डाई, अब देखो वो मरने ही वाला था। अबाउट एक प्रपोजिशन है और टू डाई एक इन्फिनेटिव है, और ये इस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट। ही वॉज अबाउट, वो अबाउट बारे में था, किसके बारे में? मरने के वाला ही था, मतलब अबाउट टू डाई, मरने ही वाला था, ठीक है ना। ही हैड नो चॉइस बट प्रपोजिशन है, बट कंजक्शन भी होता है और बट प्रपोजिशन भी होता है। बट और एक्सेप्ट ये दोनों प्रपोजिशन भी होते हैं, जिसका मतलब होता है के सिवाय। क्या मतलब होता है इनका? के सिवाय। एक्सेप्ट मतलब होता है एक्सेप्ट या के सिवाय, के सिवाय। ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, बट टू ओबे, आदेश मानने के सिवाय उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। ही हैड नो चॉइस बट और एक्सेप्ट टू ओबे, ठीक है ना। ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर अलग ही है। इसमें हैड नो चॉइस, हैव नो चॉइस आता है, फिर बट या एक्सेप्ट आता है, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। अगर इस हैड नो चॉइस के जगह पे आ जाए डू डज डिड, ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता, और फिर आ जाए नथिंग, एनीथिंग, और फिर बट और एक्सेप्ट आए, तो फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, फिर केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसे आप बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों उसको आप लोग? बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर हैड नो चॉइस है तब तो जो है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा बट के साथ में। अगर यहाँ डू डज डिड प्लस नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग आ जाए, फिर बट और एक्सेप्ट आए, तो फिर आपको केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। और ये मैं आपको आगे बेयर इन्फिनेटिव के मैं 6-7 यूज पढ़ाऊंगा आपको, वहां पर नियम भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ भी देखो आप, डू डज डिड आ जाए, नथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, बट और एक्सेप्ट आ जाए, तो इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन अगर हैव नो चॉइस, हैड नो चॉइस और फिर बट एक्सेप्ट आए, तो फिर इनके साथ में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं फिर दोस्तों हम लोग? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए आप, एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये तो हो गया। अब ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इसका यूज करते हैं। वो बात तो समझ में आ गई आपको। डू डज डिड वाली मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, जैसे मैं बता दूं आपको, एक एग्जांपल सुनना चाहो तो आप। ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट ग्रैम्बल, केवल शिकायतें की, बट क्राई, रोने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो इस तरह से अब सेंटेंस बनते हैं। उसमें क्या होता है? डू डज डिड आता है, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग आता है, फिर बट और एक्सेप्ट आता है। जिसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं उसमें हैव नो चॉइस और फिर बट और एक्सेप्ट आता है। दोनों बातें आता है ना, नियम मैंने आपको लिख के भी दे दिया है। चलो, अब ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होते हैं ऑब्जेक्ट के, यानी ऑब्जेक्ट के बाद भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ सकता है उस ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे देखिए आप, ही वॉन्ट्स मी, वो मुझे चाहता है या मेरे से काम करना चाहता है, कोई भी वो चाहता है कि मी, ये मी ऑब्जेक्ट क्या चाहता है मुझसे? टू डू सोशल सर्विस, कि मैं सोशल सर्विस करूं, समाज सेवा करूं। तो मुझसे चाहता है, मुझसे क्या चाहता है? टू डू सोशल, मैं सोशल सर्विस कौन करेगा? मी। मैं क्या करूंगा? सोशल सर्विस। तो दोनों एक ही तो है ये। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है टू डू सोशल सर्विस, इस ऑब्जेक्ट का है, ही का नहीं है। सोशल सर्विस वो करेगा कि मैं करूंगा? मैं करूंगा। मैं क्या यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया ऑब्जेक्ट का। इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। आगे देखिए, आई विश हर, मैं चाहता हूं हर टू लिव लॉन्ग, कि वो लंबी जिए। लंबी कौन जिए? हर। हर क्या हो? लंबी जिए। दोनों एक ही तो बातें हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट का। आई सॉ हिम गो,
मैंने उसको जाते हुए देखा। अब देखो उसको देखा, जाते जाते हुए किसको देखा, उसको। तो गो जो है ये बेयर इन्फिनेटिव है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं है यहाँ पे। और एक कुछ वर्ब होती हैं जो अभी यहाँ नीचे भी देखो, फील है, हियर है, लेट है, मैं बता दूं आपको, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। कुछ वर्ब्स हैं, कुछ तो देखने संबंधित हैं, सी, बीहोल्ड, वॉच, नोटिस, फिर हियर सुनने से है, फील, ये कुछ ऐसी वर्ब है, मेक, हियर। इनके बाद ना ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव, टू नहीं लगता उसमें, बेयर इन्फिनेटिव आता है। कुछ वर्ब्स हैं, जैसे ये सो वर्ब है, सी की सेकंड फॉर्म। कुछ वर्ब्स है जैसे फील है, हियर है सुनना, लेट है, मेक, सी, वॉच, नोटिस, आगे पढ़ेंगे हम लोग, बी होल्ड। ये कुछ वर्ब हैं, इन वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। टेक बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुछ नहीं, ठीक है। विच वर्क्स एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होती है, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। एक तो ये हो गई, और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। एक फॉर्म हो गया, ये हो गया नाउन इन्फिनेटिव, जिसको हम सिंपल इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं। एक काम और होता है इसका, ये क्वालिफायर्स के रूप में भी यूज होता है, जिनको हम जिरंडियल इन्फिनेटिव या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहते हैं। क्वालिफाई किसको करेंगे, किसी वर्ब को कर सकते हैं, किसी एडजेक्टिव को कर सकते हैं, किसी नाउन को कर सकते हैं, किसी पूरे फ्रेज या सेंटेंस को भी कर सकते हैं कई बार। एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम लोग। देखिए आप, एक वर्ब को क्वालिफाई करना एज एन एडवर्ब इन द सेंस ऑफ पर्पस, कोज और रिजल्ट। जैसे कि एडवर्ब पर्पस उद्देश्य बताता है, कोज कारण बताता है, रिजल्ट परिणाम। कई तरह के एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ कोज, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। तो ये जो इन्फिनेटिव्स हैं, टू प्लस इन्फिनेटिव्स या इन्फिनेटिव्स, ये ना कई बार एडवर्ब के रूप में भी काम करते हैं वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे ही केम, वो आया, जो केम वर्ब है, वो आया, क्यों आया, टू सी द स्पोर्ट्स, खेल कूद देखने आया। तो फॉर द पर्पस, या पर्पस बताया है, कोज और रिजल्ट बताया है, क्यों आया, क्या कारण था, तो ये एडवर्ब हो गया। वी ईट, हम खाते हैं, ईट वर्ब है, हम क्यों खाते हैं, टू लिव, जीने के लिए, तो ये पर्पस है। तो टू लिव जो है दोस्तों, यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, जो ईट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके, वो उसमें भी काम आ सकता है कि पहचानो कि इसमें सेंटेंस ऑफ एलिमेंट क्या है, ठीक है ना, बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो पहचानते हैं ना, उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, ये कई बार ना एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, भाई वर्ब को क्वालिफाई भी एडवर्ब करते हैं, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई एडवर्ब करते हैं। तो नाउन का काम तो करता ही है, ये इस तरह से क्वालिफायर्स का भी काम कर सकता है, एडवर्ब का भी काम करता है। तो एज एन एडवर्ब इन द सेंस ऑफ वही पर्पस कोज, इसमें जैसे ही इज क्यूरियस, ये एडजेक्टिव है, वो क्यूरियस है, वो जिज्ञासु है, उत्सुक है, काहे के लिए, टू नो द रिजल्ट्स, परिणाम जानने के लिए। तो जो टू इन्फिनेटिव है, ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, क्यूरियस को, पर्पस बता रहा है कि क्यों क्यूरियस है, रिजल्ट जानने के लिए। शी वॉज सॉरी, वो सॉरी, वो दुखी थी, क्यों दुखी थी, सॉरी एडजेक्टिव बता रहा है, टू हियर द सैड न्यूज, दुखी खबर सुन करके। आई एम सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड हूँ, सरप्राइज एडजेक्टिव है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना है, पास पार्टिसिपल बोलते हैं इसको। क्यों सरप्राइज हूँ, टू सी यू हियर, आपको यहाँ देख करके, देखो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये जो है इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। और देखिए, दिस मेडिसिन इज प्लेजेंट, ये मेडिसिन प्लेजेंट है, अच्छी है, टू टेक, लेने में, तो अच्छी है लेने में, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना।
दिस मेडिसिन इज प्लेजेंट टू टेक। बात समझ आ रही है आपको? ऐसे हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स दैट टेक एन इन्फिनेटिव आर, जो एडजेक्टिव लेते हैं टू प्लस इन्फिनेटिव जनरली कौन कौन से, जैसे प्लेजेंट आया अभी, क्यूरियस आया, और कौन कौन से ऐसे, एंक्सस चिंतित, ईगर उत्सुक, इजी आसान, ग्लैड खुश, हैप्पी खुश, हार्ड रेडी। इन जो एडजेक्टिव्स हैं इनके बाद जनरली टू प्लस इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं आप लोग। जैसे एबल टू रन, भागने में एबल था, एबल था। ईगर टू नो, जानने में उत्सुक। रेडी टू नो, रेडी टू राइट, रेडी टू फाइट, एंक्सस टू गेट न्यूज़, ग्लेड टू सी यू, हार्ड टू डू। इस तरह से कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद टू प्लस इन्फिनेटिव का जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना? तो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, और देखिए आप क्वालिफाई नाउन, नाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि टू इन्फिनेटिव जो है या इन्फिनेटिव है वो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी, एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो सकता है। जैसे दिस इज नॉट द टाइम, ये समय नहीं है, काहे का, टू प्ले, खेलने का। तो ये नाउन है टाइम, और ये नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। दिस इज द टाइम टू प्ले, ये खेलने का समय है। यू विल हैव कोज, तुम्हारे पास कारण होगा, टू रिपेंट, पछताने का। तो कारण ये नाउन है, और पछताने का। ही इज़ अ मैन, ये नाउन है, ही इज़ अ मैन, वो आदमी है, टू बी एडमायर्ड, जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये पैसिव वॉइस फॉर्म आ गई इन्फिनेटिव की। योर कंडीशन, कंडीशन जो है वो नाउन हो गया। इज़ टू बी पिटिड, तुम्हारी कंडीशन दयनीय है। गिव हिम अ चेयर, उसको चेयर दो, टू सिट ऑन, बैठने के लिए। तो चेयर एक नाउन है, और टू सिट ऑन इसके एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। और इसके बाद जो वर्ब आ रही है सिट, बैठने के लिए। अब बैठेगा आगा, उसके ऊपर बैठेगा ना, तो यहाँ पर्पस बताने के लिए ऑन भी आना जरूरी है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं सिट वगैरह जो इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, ये बैठने के लिए, अब इसके ऊपर बैठेगा तो ऑन आना जरूरी था, ऑन नहीं लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इस तरह की एरर्स आती हैं एग्जाम में। मैं ये नियम के साथ पढ़ाऊंगा आपको अभी, बट फिलहाल ध्यान रखना ऑन का यूज करेंगे। चलो देखो यही बात है, वेर एवर द वर्ब इज इंट्रांजिटिव, सिट वर्ब थी, ये इंट्रांजिटिव थी। मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय ए प्रपोजिशन, इनके बाद प्रपोजिशन आना ही चाहिए। वी कांट से, हम ऐसा नहीं कह सकते चेयर टू सिट, हम ये कहना पड़ेगा ए चेयर टू सिट ऑन, ये चेयर थी बैठने के लिए। शी हैज़ ए स्मॉल हाउस टू लिव इन, उसके पास छोटा घर है रहने के लिए। ही हैज़ ओनली वन प्रॉब्लम टू थिंक अबाउट, उसके पास एक ही समस्या है सोचने के लिए। टू थिंक अबाउट, टू सिट ऑन, टू लिव इन, टू राइट विथ। इस तरह से ये कुछ वर्ब्स हैं जो अपने बाद प्रपोजिशन लेती हैं। ठीक है ना? अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ हो रही हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो इनके बाद प्रपोजिशन को यूज़ किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। ये नाउन को क्वालिफाई कर रही हैं, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रही हैं, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही हैं, और ये सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकते हैं एक पैरेंथेसिस के रूप में। सेंटेंस के अंदर बीच में इस पूरे सेंटेंस को, जिसे हम सेंटेंस कनेक्टर भी कहते हैं, सेंटेंस एडवर्बियल भी कहते हैं, तो सेंटेंस एडवर्बियल के रूप में भी आप टू इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेंगे। सेंटेंस एडवर्बियल कहते हैं उनको। अब्सोल्यूट, यहाँ सब्जेक्ट अलग हो जाता है और ये टू इन्फिनेटिव अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग अस्तित्व होता है, इसलिए उसको अब्सोल्यूट कहते हैं। पैरेंथेसिस, सेंटेंस के बीच में इंसर्ट किया जाता है, या तो कोमा लगा करके, दो कोमा लगा करके, या ब्रेकेट्स लगा करके। टू इंट्रोड्यूस अ पैरेंथेसिस इज दैट ए फ्रेज थ्रस्ट इनटू द मिडिल ऑफ सेंटेंस, इसको सेंटेंस के मिडिल में, बीच में थ्रस्ट इनटू, ठूसा जाता है, अंदर रखा जाता है, बाय वे ऑफ कमेंट और समथिंग सैड, कुछ कमेंट करके या कुछ ऐसे बात करके आप अंदर थ्रस्ट करते हैं उसको। जैसे आई एम, ये देखो हाइफन दो लगा करके इस तरह जो सेंटेंस डाला नहीं, इसे आप पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है ना? अब पैरेंथेसिस जो होता है ना, ये दो हाइफन लगा करके बना सकते हैं और दो कोमा लगा करके भी बना सकते हैं। बीच में सेंटेंस के अंदर ये इंसर्ट किया जाता है उस सेंटेंस के बारे में अपनी राय बताने के लिए, ओपिनियन बताने के लिए, इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है ना? सेंटेंस एडवर्बियल भी कहते हैं।
तो सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे आई एम, इसको भी छोड़ दो एक बार, ये एक्स्ट्रा सूचना के लिए होता है। आई एम क्वाइट टायर्ड ऑफ दिस वर्क, मैं इस काम से बिल्कुल थक गया हूँ, ऊब गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क। अब देखो बीच में डाल दिया टू टेल यू द ट्रूथ, अगर मैं आपको सच कहूँ ना तो वाकई में मैं बोर हो चुका हूँ, मैं थक गया हूँ। तो ये ना इसी सेंटेंस को थोड़ा सा ये क्वालिफाई करता है और बताता है कि अगर सच बोलूँ तो देखो ऐसा बात हो गई है। ये बीच में डाली जाती बात इस तरह की। दे वर थंडर स्ट्रक, वे बिल्कुल चौंक गए। थंडर स्ट्रक, अचानक चौंक गए। सो टू स्पीक, अगर मैं बोलूँ, देखो यहाँ पर एक कोमा लग करके आ गया, यहाँ हाइफन लग करके पैरेंथेसिस का यूज हुआ है और यहाँ कोमा लगा करके पैरेंथेसिस का यूज किया गया है। दो कोमा लगा दिए। सो टू स्पीक, अगर ऐसा मैं कहूँ, सच कहूँ, अगर मैं बोलूँ तो दे वर थंडर स्ट्रक ऑन हियरिंग दिस न्यूज, वो तो इस खबर को सुन करके चौंक ही गए। अगर मैं बात बोलूँ तो गलत नहीं होगी। सो एज टू स्पीक या सो टू स्पीक, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ना, टू स्पीक, टू टेल यू द ट्रूथ, ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटिव्स हैं जो सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं और सेंटेंस के बीच में दो कोमा लगा करके या दो हाइफन लगा करके इनको रखा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ऐसी बात होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। द एब्सोल्यूट यूज नीडंट बी पैरेंथेटिक, ये जो एब्सोल्यूट यूज करते हैं इसको पैरेंथेटिक करने की जरूरत नहीं है, कोमा एंड कोमा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती कई बार। इट मे अकर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ सेंटेंस, बीच में पैरेंथेसिस करके डालने की जरूरत नहीं होती। इनको आप शुरू में भी लिख सकते हो, शुरू में लिखोगे तो लिख दो, उसके बाद कोमा लगा दो। लास्ट में भी लिख सकते हो, एंड में। तो लास्ट में लिखोगे तो इस टू इन्फिनिटी से पहले कोमा लगेगा और मतलब पूरा सेंटेंस आ जाएगा, फिर कोमा लग करके ये इन्फिनिटी का यूज करेंगे। तो पहले भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं। बीच में आएंगे तो पहले भी कोमा, बाद में कोमा या हाइफन का यूज करते हैं। टू टेल यू द ट्रूथ, अगर मैं आपको सच बताऊं ना, अब देखो टू टेल, टू इन्फिनेटिव है। टू टेल यू द ट्रूथ, अगर मैं आपको सच बताऊं, आई एम क्वाइट टायर्ड ऑफ दिस वर्क, मैं इस काम से बिल्कुल थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क। He was petrified. Petrified means terrified. Terrified. He was petrified. वो बिल्कुल डरा हुआ था। So to speak, अगर मैं कहूँ तो वो बिल्कुल डर गया था वाकई में। To be frank, अगर देखो मैं frankly बताऊँ ना आपको, you are a bad driver, तुम अच्छे ड्राइवर नहीं हो। To be honest, अगर मैं सच बोलूँ ईमानदारी से, I just don't like him, मैं उसको पसंद नहीं करता। ईमानदारी से पूछो तो मुझे पसंद नहीं करता। ये इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो इसे हम लोग एडवर्बियल सेंटेंस एडवर्बियल भी कहते हैं और इनको हम क्वालिफायर भी, सेंटेंस क्वालिफायर भी इनको हम कहते हैं। ये टू इन्फिनिटिव से बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आई होप ये वाला यूज भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वालिफायर के रूप में वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ये पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देते हैं। अब वो तो यूज हो गए सारे किसके, दो तरह के हमने इन्फिनेटिव्स पढ़ लिए। एक नाउन इन्फिनेटिव जिसको हम सिंपल इन्फिनेटिव भी कहते हैं, और एक हमने अभी जस्ट पढ़ा क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव जिसको हम लोग जिरेंडियल इन्फिनेटिव भी कहते हैं। दोनों के हमने यूजेस पढ़ लिए, क्या क्या यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं बेयर इन्फिनेटिव, यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव विदाउट टू, जो केवल फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसको आप बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव जो बिना टू के यूज होता है, ठीक है ना। तो इसके यूज कहाँ होते हैं, तो कोई सिंपल से रूल है, 6-7 रूल है। जो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं और आप सुनना चाहें तो सुनिए ध्यान से। टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज हम करते, अब केवल बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं हम लोग मॉडल्स के बाद, कैन, कुड, मे, माइट, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, हैड बेटर, had sooner, would sooner, rather, sooner, sooner than, rather than, कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जिनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। इसके अलावा कुछ वर्ब में जो थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, सी, वॉच, नोटिस, हियर, फील, बिड, इनके बाद मेक, लेट, एलिटी लेट, इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। पैसिव वॉइस में उल्टा हो जाता है, लेट को छोड़ करके। पैसिव वॉइस में इन वर्ब्स के बाद सी, वॉच, इनके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, मतलब फुल इन्फिनेटिव होता है। बट एक्टिव वॉइस में इनके साथ में बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है ना।
कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, वन बाय वन देखते हैं। देखो पहला कहाँ यूज़ होता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट एक्टिविटी। ये कुछ वर्ब्स है, इनके बाद अगर आपको लगता है कि वो काम पूरा हो गया, कंप्लीट एक्टिविटी हो गई, तो इनके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, बेयर इंफिनिटिव यूज़ करते हैं। कुछ वर्ब्स है और इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर उस ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो होते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बेयर इंफिनिटिव आएगा जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। देखिए आप कौन कौन सी वर्ब है, बिड है कहना, बिहोल्ड देखना, फील महसूस करना, फाइंड, हियर, नो, लेट, मेक, और देखो ये सारी तीनों जैसी हैं, नोटिस, सी, वॉच, तीनों देखने के लिए हैं, बिहोल्ड भी देखने के लिए, सुनने के लिए हियर आ गया, जानना, ले, लेट, मेक। इनके बाद एक ये वर्ब जो आती है ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो होती है बेयर इंफिनिट फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे बिड हिम गो देयर, उसको जाने की बोलो वहां पर, आई बैड हिम गो, मैंने उसको जाने के लिए कह दिया, आई बैड हिम गो। तो देखो बैड आ गया, बी ए डी, ये बिड की सेकंड फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट है और ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। क्या है दोस्तों, ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म आएगी और ये इस ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होनी है, ठीक है ना। ऐसे होगा, आगे बढ़ते हैं। लेट हिम सिट हियर, लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, मेड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ही मेड अस लाफ, उसने हमें हंसाया, ही मेड अस लाफ, ठीक है ना, उसने हंसाया। मेड के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे आप लोग, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आगे देखिए आप, आई सो हिम डू इट, मैंने उसे करते हुए देखा। ध्यान रखना इन सब में काम कंप्लीट हो गया है, आपने काम पूरा होते हुए देखा। अगर आपको देखा उसको जाते हुए काम पता नहीं पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था, तो फिर जिरंड यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में फिर आईएनजी का यूज करते हैं, ये भी एक खास बात है। आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसे रोते हुए सुना, मतलब रो रहा था, वो काम हुआ था। वी वॉच्ड हिम गो एंड रिटर्न, हमने उसे जाते हुए और आते हुए देखा, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही आई है। वी बिहोल्ड द सनराइज, हमने सूरज को उगते हुए देखा। बिहोल्ड होता है निहारना, अप्रिशिएट करना देखते समय। वी फेल्ट द अर्थ शेक, हमने धरती को हिलते हुए देखा। तो ये वर्ब आती हैं, कुछ वर्ब हैं जो बताइए आपको मैंने, इनके बाद ये ऑब्जेक्ट आते हैं और फिर आप बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं और ऐसी स्थिति में काम कंप्लीट होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दीज वर्ब्स, ये जो वर्ब है सारी, केवल लेट को छोड़ दो, एक्सेप्ट लेट, बता रहा था इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिवोइज जब करते हैं तो लेट को छोड़ करके इन सब वर्ब के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। लेट के साथ एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, पैसिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म आती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेट के साथ नहीं आती पैसिव वॉइस में। देखिए आप, दीज वर्ब्स, कौन सी वर्ब, सी, हियर, वॉच, लेट, मेक, लेट को छोड़ दो केवल, एक्सेप्ट लेट, टेक फुल इंफिनिटिव, फुल इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेती है। ही वॉज सीन टू एंटर द ऑफिस, जैसे उसको देखा गया, ही वॉज सीन, पैसिव वॉइस हो गया, ही वॉज सीन, एंटर नहीं आएगा, टू एंटर आएगा। आई वॉज मेड टू मूव माई कार, मुझे मेरी कार को हिलाने के लिए कहा गया, तो टू मूव आएगा, है ना। मूव माई कार नहीं कह सकते, एक्टिव वॉइस क्या होगा इसका, ही मेड मी मूव माई कार, उसने मेरी कार मुझसे मूव करवाई, तो माई कार या मी, आई वॉज मेड टू मूव माई कार, मूव जो है वो टू मूव हो गया। आपको ध्यान होगा सेम चीज हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ही वॉज हर्ड टू मरमर, ये पैसिव वॉइस है, ही वॉज हर्ड टू मरमर, मरमर नहीं आएगा, टू मरमर आना जरूरी है, टू मरमर, ठीक है ना। ही वॉज हर्ड टू मरमर।
चलो, लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं होता। लेट एक्टिव वॉइस में भी टू लेता है, पैसिव वॉइस में टू लेता है। लेट इज यूज विदाउट, मतलब एक्टिव वॉइस में भी टू नहीं लेता, सॉरी, और पैसिव में टू नहीं लेता। जैसे आई लेट हिम गो, मैंने जाने दिया। ही को शुम लिया है, ही वॉज लेट गो, टू गो नहीं आएगा। दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेयर। लेट के साथ बेयर इन्फिनेटिव ही यूज होता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म न एक्टिव वॉइस में जो होता है लेट के साथ में, न पैसिव। बाकी लेट के अलावा जितनी वर्ब हैं जो लिखी थी अपने लिस्ट पड़ी थी अभी, वो सब ऐसा यूज करती है। उनके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल, एक तो पढ़ लिया अपन ने किसके साथ में, कुछ वर्ब थी सी हियर वगैरह। अब देखो दूसरा, मॉडल जितने भी है ना उनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। विल पे, शुड वर्क, कैन स्पीक, शैल गो, ठीक है ना, ही शैल गो, फुल स्टॉप आएगा। इन सब के बाद जो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है दोस्तों, क्या यूज करेंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ वर्ड हो रहे हैं देखो आप, कौन से, हैड बेटर, मैं बता रहा था भी आपको, हैड रादर, हैड सूनर, वुड रादर, वुड सूनर, रादर देन, सूनर देन। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे यू हैड बेटर आस्क परमिशन, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम परमिशन ले लो, मीन्स वुड बी बेटर फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आई हैड रादर प्ले देन वर्क, मैं खेलने के बजाय, मैं काम करने की बजाय खेलूंगा ना, तो हैड का मतलब वुड हैव, मैं काश खेलता काम करने के बजाय, मतलब मुझे पसंद था कि मैं खेलता बजाय कि काम करने के। तो हैड रेदर के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। हैड सूनर रन, हैड रन आया देखो अब। वुड रादर के बाद डाई आया फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो इसके बाद देन आता है, देन के बाद ही फर्स्ट फॉर्म आ रही है। आई वुड डाई, आई वुड रादर डाई देन सफ़र, मैं परेशान होने की बजाय मरना पसंद करूँगा। रादर देन या सूनर देन रिस्क, रिस्क उठाने की बजाय ए बैड क्रॉसिंग, एक बैड क्रॉसिंग पर ही पोस्टपोन्ड इज जर्नी, उसने अपनी जर्नी को पोस्टपोन कर दिया कि यार अभी तो जो है तो ट्रैफिक ज़्यादा है, क्रॉसिंग पे भीड़ ज़्यादा है, बुरा माहौल हो रहा है, तो जर्नी टाल दी उसने बजाय इसके कि वो क्रॉस करे और रिस्क ले, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। रादर सून, रादर देन, सूनर देन, वुड रादर, हैड सूनर, हैड बेटर, वुड रादर, इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। हालांकि इसमें भी कुछ किंतु परंतु रहते हैं। इन दिस कंस्ट्रक्शन ए बेयर इन्फिनिटिव इज यूज बिफोर एंड आफ्टर दैन। जो देन लग रहा है इसमें, रादर देन, इसमें देन से पहले भी फर्स्ट फॉर्म, देन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। से डाई देन लिव, देन से पहले डाई और देन के बाद लिव, यानी कि पहले भी फर्स्ट फॉर्म और बाद में भी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। आई हैड सूनर, हैड सूनर आ गया। आई हैड सूनर टू रिजाइन देन टू फ्लैटर माई बॉस, ये गलत है। हैड सूनर के बाद टू रिजाइन या टू फ्लैटर नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता दोस्तों। इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई हैड सूनर रिजाइन फर्स्ट फॉर्म, देन फ्लैटर, पहले भी फर्स्ट फॉर्म बाद में भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। टू इज लेफ्ट आउट आफ्टर देन एंड बिफोर देन, दोनों में नहीं आएगा, टू का यूज ही नहीं करना इन वर्ड्स के बाद में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अगला रूल, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो समझने की कोशिश करना। 5-7 चीजें इसके अंदर। अगर दो इन्फिनेटिव्स, कंजक्शन के ऊपर है, दो इन्फिनेटिव्स अगर जुड़े हुए हों प्रेफर रादर से, प्रेफर रादर देन, एज, एज या सो एज से, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन से जुड़े हों, या कुछ कंजक्शन है एंड और लाइक। देखो प्रेफर देन या प्रेफर रादर देन, सो एज, ये हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री देन आ जाए, या कुछ कंजक्शन है एंड और लाइक। इनमें अगर आता है तो दो बातें हैं, इसमें दो चीजें हैं। क्या, फर्स्ट वर्ब विल बी फुल इन्फिनेटिव, जो पहली वर्ब होगी वो तो फुल इन्फिनेटिव होगी, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी।
और जो दूसरी वर्ब होगी वो बेयर इन्फिनेटिव होगी। बेयर मतलब विदाउट टू, बिना टू के यूज होगी। कौन कौन से वर्ड है? प्रेफर देन या प्रेफर रादर देन, एज, सो एज, कंपैरेटिवली देन, एंड, और लाइक। इनसे अगर दो वर्ब जुड़ रही हों तो रूल क्या है? पहली वाली जो वर्ब होगी वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी जिसे हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, और जो बाद वाली वर्ब होगी वो बेयर इन्फिनेटिव होगी जिसमें केवल फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा होगा। जैसे आई प्रिफर टू डाई रादर देन बैग, पहले टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया और फिर केवल फर्स्ट फॉर्म आ गया। मांगने की बजाय किसी से भीख मांगना, हाथ फैलाने की बजाय मैं मरना प्रेफर करूंगा। तो पहले टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। और एग्जांपल देखिए इसके अंदर आप, आई प्रेफर टू अर्न, मैं कमाना पसंद करूंगा, रादर देन लिव इन पोवर्टी, गरीबी में जीने की बजाय मैं मरना ज़्यादा पसंद करूंगा। या फुल स्टॉप लगाएंगे इस सेंटेंस के लास्ट में। अगला देखो, ये आ गया सो एज वाला, तो उसमें पहले टू टीच आ गया और बाद में रीड आ गया। इट इज़ नॉट सो इजी टू टीच, पढ़ाना इतना आसान नहीं है, एज रीड, जितना पढ़ना। पढ़ना आप कैसे पढ़ सकते हो, पढ़ाना मुश्किल होता है। तो सो एज से जोड़ दिया, पहले टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कंपैरेटिव यूज के लिए देखो, ईजियर देन, तो इट इज़ ईजियर टू ईट, खाना आसान है, देन कुक, पकाने की बजाय। तो पहले टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई दोस्तों। डू यू वॉन्ट टू रीड नाउ और टेक रेस्ट, तो और से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो भी दो वर्ब जुड़ी हो तो पहले टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बात समझ आ रही है आपको? आई वेंट टू मीट, मैं मिलने गया, एंड इनवाइट हिम, और उसको इनवाइट करने गया। तो एंड से जोड़ा, पहले टू इन्फिनेटिव और बाद में बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसके मैंने 5-6 एग्जाम्पल दे दिए। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बट और एक्सेप्ट, अभी हम बात कर रहे थे, इसका मतलब होता है के सिवाय। टेक बेयर इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, डू, डज, डिड आ जाए, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग आ जाए, फिर बट और एक्सेप्ट आ जाए, तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है के सिवाय। जैसे ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता, बट कंप्लेन, सिवाय शिकायत के। शिकायत के सिवा कुछ नहीं करता, वो सारे दिन शिकायत ही करता रहता है। माई डॉग्स डज एवरीथिंग, माई डॉग डज एवरीथिंग, मेरा डॉग सब कुछ कर लेता है, बट स्पीक, बोलने के सिवा, बोलने के अलावा कोई भी काम करा लो सब काम कर देता है, ऐसा होशियार मेरा डॉग है। कांट यू डू एनीथिंग, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, बट आज सिली क्वेश्चन, सिवाय बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन पूछने के, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछने के सिवाय तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्या? तो देखो, डू, एनीथिंग, बट, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं दोस्तों। आई होप समझ में आ रही बात आपको। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल हो गया। चलो 6th रूल पढ़ते हैं। हेल्प, हेल्प के साथ क्या होता है? दोनों बातें हो सकती है, मे बी फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विद और विदाउट टू। इसमें विद टू भी इन्फिनेटिव आ सकता है और बिना टू के भी इन्फिनेटिव का यूज हो सकता है। ठीक है ना? ही हेल्प्ड अस, उसने हमारी मदद की, टू पुश इट, उसको पुश करने में। टू ऑप्शनल है, चाहो तो लगा दो और चाहो तो मत लगाओ, ऑप्शनल है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। शी हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, फाइंड माई पर्स, मेरा पर्स ढूंढने में, या टू फाइंड माई पर्स, मेरे पर्स को ढूंढने में। तो फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है हेल्प के साथ। और इसमें लास्ट एक रूल और देखो, बेयर इन्फिनेटिव में 7th, कुछ इलिप्टिकल एक्सप्रेशन होते हैं। इलिप्स मतलब छोटे, जिनमें कुछ चीज़ गायब कर दिया आपने, इलिप्टिकल, इलिप्स कर दिया, कुछ हटा दिया। कुछ इलिप्टिकल एक्सप्रेशन जो वाई और वाई नॉट शुरू होते हैं, इनमें भी आपको बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज करना है, केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे वाई
हायर ए टैक्सी, टू हायर नहीं आएगा, वाई हायर ए टैक्सी, वाई नॉट स्टार्ट नाउ, अब आप शुरू क्यों नहीं होते, वाई नॉट स्टार्ट नाउ, वाई टू वरी गलत है, टू वरी नहीं आएगा, वाई वरी, तो वाई और वाई नॉट इनके बाद केवल फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, टू इन्फिनेटिव का इनके बाद यूज नहीं किया जाता। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। ये 7 रूल्स हैं कहाँ कहाँ बेयर इन्फिनेटिव को यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट 7 रूल्स है। एक दो को छोटे मोटे रूल और भी हो सकते हैं, बट ये काम के रूल इतने ही आपके, ठीक है ना। तो ये हो गया इन्फिनेटिव्स का यूज करना बेयर इन्फिनेटिव का। अब कुछ छोटी मोटी बातें और देखते हैं इसमें, इसी के अंदर हाउ इन्फिनेटिव, हाउ के साथ भी कई बार इन्फिनेटिव यूज होता है, is used to express method or means with the following verbs, जैसे ask है ना, ask वर्ब के साथ अगर how यूज करते हैं, no वर्ब के साथ explain, सब एक जैसी वर्ब है, पूछना, जानना, समझाना, दिखाना, पढ़ाना, बताना, ये जो वर्ब आती है जब ये मेथड और वर्ब के रूप में यूज करें तो हाउ के साथ इन्फिनेटिव यूज होता है, और ये फुल इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। इन वर्ब के बाद हाउ आता है, इन्फिनेटिव आता है जानने, पूछने, समझाने, बताने, इनके लिए। और ये मेथड या मीन साधन की बात करता है, कैसे किया, हाउ। जैसे शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, तो आस्क वर्ब आगे देखो, हाउ टू ड्राइव अ कार, कि आप कार कैसे चलाते हैं, आपसे तरीका पूछा। डू यू नो, अब देखो नो वर्ब आ गई। हाउ टू स्विम, क्या तुम जानते हो कैसे तैरते हैं, तो मेथड आ गया। शी टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। हाउ टू रिप्लेस अ फ्यूज, कि जो फ्यूज होता है ना, जो लाइट वाइट जब चली जाती है तो फ्यूज जोड़ते हैं, फ्यूज को कैसे आप रिप्लेस करते हैं, कैसे फ्यूज लगाते हैं, उसने मुझे बताया। तो ये जो है टोल्ड वर्ब है और ये इसके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, हाउ टू रिप्लेस अ फ्यूज, और ये इंस्ट्रक्ट दिया उसने। ही गैव मी द नेसेसरी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, उसने मुझे सही सुझाव दिए, सही इंफॉर्मेशन दी कि मैं किस तरह से फ्यूज को जोड़ सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हाउ प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अब कई बार जो है ना हाउ प्लस इन्फिनेटिव जो होता है इसके साथ कुछ देखो इसमें कुछ किंतु परंतु हैं, वो आप नोट 2 में देखिए। क्या देखना है, टेल के साथ अगर ऑब्जेक्ट हो कोई और फिर 2 प्लस फर्स्ट हो, हाउ को ऑर्डर के लिए, हाँ ये टेल का है, अगर टेल के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए फिर 2 प्लस फर्स्ट हो तो ऑर्डर होता है। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा टू चेंज द फ्यूज, कि मैं फ्यूज को चेंज कर दूं। लेकिन अगर आप ऐसे कहें ही टोल्ड मी हाउ टू रिप्लेस द फ्यूज, तो इसमें इंस्ट्रक्शन होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अपने डायरेक्ट में पढ़ा था, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं ऑर्डर के लिए हम लोग। प्लीज शो मी हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, मुझे प्लीज बताओ, दिखाओ कि कैसे इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। ही टॉट मी, उसने मुझे सिखाया हाउ टू लाइट अ फायर विदाउट मैचेस, बिना माचिस के कैसे आप आग जला सकते हैं, उसने मुझे बताया। ही टॉट मी, सिखाया मुझे हाउ टू लाइट। तो ये कुछ यूजेस हैं और देखिए आप इसमें। बट ये मैं कह रहा था, हाउ इज यूजुअली ओमिटेड व्हेन अ स्पेशल स्किल ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। हाउ को आप ओमिट भी कर सकते हैं अगर उस पर्टिकुलर चीज़ में कोई खास ट्रेनिंग या स्किल की ज़रूरत नहीं है। स्किल की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हाउ लगाओ। और अगर स्पेशल ट्रेनिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड नहीं है ट्रेनिंग की, तो आप हाउ को क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। ट्रेनिंग हो, बताया तरीका हो, किस तरह से बताया, स्किल के रूप में सिखाया उसने आपको, तो फिर आप हाउ के साथ टू यूज़ करते हैं। अदरवाइज तो आप क्या कर सकते हैं, हाउ को ही हटा सकते हैं। जैसे ही टॉट मी टू राइड, उसने मुझे सवारी करना सिखाया, घुड़सवारी करना सिखाया, सपोज मान सकते हैं इसे। तो यह टू राइड लगाया, हाउ नहीं लगाया, इसका मतलब कोई खास स्किल नहीं बताया उसने, वैसे ही बताया बस, नॉट स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी उसने। तो ये बात है। कुछ वर्ब हैं ना, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे लर्न है, आपने सीखा उस चीज़ को, अगर एक स्किल के रूप में सीखा तब तो हाउ प्लस 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। और स्किल के रूप में नहीं सीखा आपने, द स्किल इज़ फेयरली यूजुअल वन, ये तो वैसे एक सामान्यतर बता दिया उसने आपको, तो फिर लर्न के बाद हाउ ना करके केवल 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी। जैसे शी लर्न, उसने सीखा, हाउ अगर आ गया, हाउ टू मेक अ लेस,
लेस कैसे बनाते हैं, लेस कैसे बांधते हैं, तो उस स्किल के रूप में सिखाया तो हाउ लगाया। और अगर ऐसे कहते हैं सी लर्न टू ड्राइव, हाउ नहीं लगाया, इसका मतलब हाउ को ड्रॉप कर दिया, तो ये स्किल नहीं है, ये यूजुअल वन है, कोई सामान्य सी बात ही उसने आपको बताई, स्किल या ट्रेनिंग के रूप में उसने आपको चीज़ नहीं सिखाई। ठीक है ना, तो ये हाउ को आप हटा भी सकते हैं, इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो इन्फिनेटिव्स के बारे में, वो देखेंगे, कुछ 4-5 यूजेज हैं इसके, उनके बारे में देखते हैं दोस्तों। पहला है स्प्लिट इन्फिनेटिव। अब देखो स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है, पहले समझो सिंपल लैंग्वेज में। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है ना, ये होता है फुल इन्फिनेटिव। इन दोनों के बीच में कुछ लिख देना, इन दोनों के बीच में कोई एडवर्ब वगैरह, कोई वर्ड वगैरह या नॉट, इस तरह से लिखना इंग्लिश के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से सही नहीं माना जाता। जनरली इट शुड बी अवॉइडेड, फॉर्मल लैंग्वेज में इसको अवॉइड किया जाता है। स्प्लिट इन्फिनेटिव गलत चीज़ होती है। टू और फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ वर्ड मत रखो, उस एडवर्ब को जिसकी प्रॉपर जगह है लास्ट में या कहीं और वर्ब और कहीं पहले शुरू में, वहीं रख दीजिए। ये बात कहना चाह रहा है, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, देखिए। स्प्लिट, तोड़ देना उसको। When a full infinitive टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इज स्प्लिट, उसको तोड़ा जाता है इनटू टू पार्ट्स, एंड अ वर्ड और कोई वर्ड, खासकर कोई एडवर्ब, इज पुट बिटवीन टू एंड फर्स्ट फॉर्म, और टू और फर्स्ट फॉर्म में अगर कोई वर्ड को या कोई एडवर्ब को रखते हैं, इट इज कॉल्ड अ स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो इसको स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं, ये गलत होता है। इट इज यूज टू कंसिडर बैड स्टाइल, इसे क्या माना जाता है दोस्तों, बैड स्टाइल माना जाता है। टू स्प्लिट एन इन्फिनेटिव, इस इन्फिनेटिव को तोड़ना एक गलत स्टाइल मानी जाती है। बट देर इज़ नाउ अ मोर रिलैक्स एटीट्यूड टू दिस, लेकिन आजकल लोग थोड़ा सा चिल हो गए हैं, रिलैक्स करते हैं कि ठीक है यार, किसी ने यूज़ कर दिया टू प्लस फर्स्ट, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में इसको अब लोग एक्सेप्ट करने लगे, इतनी बड़ी बुराई नहीं मानते हैं, थोड़े रिलैक्स तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वैसे गलत होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, एग्जाम में गलत माना जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इट इज़ सेफर टू कीप द कन्वेंशनल ऑर्डर, तो पुराने तरीके को यूज करना ही सही है। स्प्लिटिव इन्फिनेटिव ग्रामेटिकली रॉन्ग, इसका मतलब स्प्लिटिव जो इन्फिनेटिव ग्रामेटिकली रॉन्ग है। जैसे ही आस्क्ड मी टू ब्रीफली स्टेट माय केस, देखो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म था और इसके बीच में क्या डाल दिया, ब्रीफली डाल दिया, इसके बीच में ब्रीफली डाल दिया, ये एक एडवर्ब डाल दिया, तो गलत हो गया। इस ब्रीफली को देखो, ही आस्क्ड मी टू स्टेट माय केस ब्रीफली, बाद में रखा तो सही हो गया। ऐसे ही आई एडवाइज हर टू एट वंस लीव फॉर होम, तो देखो टू लीव के बीच में क्या डाल दिया, एट वंस डाल दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। एट वंस को यहाँ से उठा करके लास्ट में ले जाएंगे तो सेंटेंस सही होगा। ऐसे शी इन्वाइटेड मी टू ऑफन विजिट हर, अब देखो टू और विजिट, इनके बीच में क्या डाल दिया आपने, ऑफन, वो मुझे इनवाइट करती थी अक्सर उससे मिलने के लिए, तो अक्सर ऑफन को यानी रखेंगे, इसको कहीं और रखना पड़ेगा, और यहाँ रख दिया देखो वर्ब से पहले। कुछ ये वर्बल, ये कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो वर्ब से पहले आते हैं, यहाँ पहले आ जाएगा, यहाँ से इस वाली वर्ब से पहले। शी ऑफन इन्वाइटेड, वो अक्सर इन्वाइट करती थी, मी मुझे, टू विजिट हर, अब ये सेंटेंस सही है। टू और विजिट के बीच में ऑफन को लिखना गलत होगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, देखिए आप। द टीचर आस्क्ड मी टू नॉट स्लीप, ये टू और स्लीप के बीच में नॉट का यूज करना ये भी गलत है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द टीचर आस्क्ड मी नॉट टू स्लीप, ये नॉट यहाँ से उठ करके टू से पहले चला जाएगा, टू और फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट भी डालना सही नहीं होता। इसी वजह से आपने देखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग नॉट टू जोड़ते हैं, सेंटेंस को टू नॉट से नहीं करते हैं, तो ये भी एक खास बात ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़ रहे हैं आप इन्फिनेटिव के बारे में। टोटल टू इन्फिनेटिव इज यूज टू रिप्लेस अ रिलेटिव क्लोज, कई बार पूरे रिलेटिव क्लोज को रिप्लेस करने के लिए टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, पूरे क्लोज को रिप्लेस करने के लिए रिलेटिव क्लोज को, खासकर जब रिलेटिव क्लोज द फर्स्ट, द सेकंड, सुपरलेटिव डिग्री या दी ओनली, इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो और फिर वर्ब हो, उस पूरे को हटा कर, मतलब उस रिलेटिव प्रोनाउन उस वर्ब को हटा करके वह इन्फिनेटिव वर्ब लिखी जा सकती है। देखो आप, टू इन्फिनेटिव यूज टू रिप्लेस अ रिलेटिव क्लोज, जैसे द इन्फिनेटिव कैन बी यूज आफ्टर द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, द ओनली एंड समटाइम्स सुपरलेटिव डिग्रीज।
इसमें क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और वर्ब आएगी। इसको उठा दोनों को चेंज करके इस वर्ब को इन्फिनेटिव में चेंज कर दोगे, रिलेटिव प्रोनाउन को भी हटा दोगे। इसका देखो मैं क्या करना, वापस सुनना, रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब की जगह पे उसको वर्ब को इन्फिनेटिव चेंज कर देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को भी ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे। खासकर जब ये वर्ड आते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, द ओनली और कुछ सुपरलेटिव डिग्रीज। जैसे ही लव्स पार्टीज, वो पार्टीज पसंद करता है। ही इज ऑलवेज द फर्स्ट आ गया। टू कम एंड द लास्ट टू लीव, सबसे पहले आता है और सबसे आखिर में जाता है, उसे पार्टीज पसंद है। ही लव्स पार्टीज। तो एक्चुअली वाक्य क्या था, ही लव्स पार्टीज, ही इज ऑलवेज द फर्स्ट हु कम्स एंड द लास्ट हु लीव्स। ये था ये, द फर्स्ट हु कम्स एंड द लास्ट हु लीव्स। तो ये हु और लिव्स को हटा करके टू लिव कर दिया, हु और कम्स इसको हटा करके टू कम कर दिया, ऐसे हुआ है। आगे देखो, शी वॉज द ओनली वन आ गया। टू सर्वाइव द क्रैश, उस क्रैश में उस जो विमान जो भी टक्कर हुई उसमें बचने वाला वो अकेला एक सर्वाइवर था। तो द ओनली हु सर्वाइव्स, द ओनली वन हु सर्वाइव्स या सर्वाइव्ड वॉज है, द ओनली वन हु सर्वाइव्ड, इस पूरे की जगह हु सर्वाइव्ड की जगह क्या कर दिया, टू सर्वाइव कर दिया। तो ये एक खास बात है, रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब को हटा करके इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं अगर ये द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, द ओनली या सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हो। जैसे इसमें देखो कुछ बात और, इस बात पे ध्यान देना, नॉट दैट द इन्फिनेटिव हियर एज एन एक्टिव मीनिंग, या इन्फिनेटिव का एक्टिव मीनिंग होता है व्हेन अ पैसिव सेंस इज रिक्वायर्ड, अ पैसिव इन्फिनेटिव इज यूज। अगर पैसिव मीनिंग लेना है तो फिर आपको पैसिव फॉर्म बनाना पड़ेगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी साथ में। जैसे ही इज द सेकेंड मैन, वो दूसरा आदमी था। टू बी किल्ड, टू किल नहीं, टू बी किल्ड इन दिस वे, इस तरह से मारा जाने वाला वो दूसरा व्यक्ति था। तो पैसिव वॉइस यूज कर दिया, टू बी किल्ड, कोई बात नहीं। बट सेकेंड मैन आ गया, एक्चुअली था ही इज द सेकेंड मैन हु वॉज किल्ड, जो मारा गया। तो हु वॉज किल्ड को क्या कर दिया, टू बी किल्ड कर दिया दोस्तों। ठीक है ना, इस तरह से कर देते हैं, चेंज हम लोग कर सकते हैं। और देखो सुपरलेटिव डिग्री वाला एग्जांपल भी आ गया, द बेस्ट प्ले टू बी परफॉर्म, तो द बेस्ट प्ले विच वॉज टू बी परफॉर्म, ऐसे कुछ था दैट ईयर, द बेस्ट प्ले दैट वॉज परफॉर्म, जो परफॉर्म होना था, द बेस्ट प्ले टू बी परफॉर्म। अच्छा, टू बी परफॉर्म को अगर टू परफॉर्म लिख दें तो दोनों फर्क हो जाएगा, यहाँ तो प्ले परफॉर्म होना था उस साल, और द बेस्ट प्ले टू परफॉर्म जो आप करोगे, द बेस्ट प्ले फॉर यू टू परफॉर्म जो आपको करना है, या द प्ले यू शुड परफॉर्म जो आपको करना चाहिए। तो ये पैसिव एक्टिव इसके अंदर भी अर्थ बदल जाता है। द बेस्ट प्ले टू बी परफॉर्म्ड अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है, द बेस्ट प्ले दैट वाज परफॉर्म दैट इट, जो साल परफॉर्म होना था, ये पैसिव वॉइस मीनिंग है। और द बेस्ट प्ले टू परफॉर्म जो आपको करना है, द बेस्ट प्ले टू परफॉर्म मतलब हु यू परफॉर्म, जिसको आप परफॉर्म करेंगे, ऐसे ही। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन को बदल करके भी आ सकता है। इसी में देखो आप इन्फिनेटिव का एक यूज हो रहा है, the infinitive can be placed after nouns or pronouns to show how they can be used or what is to be done with them, और sometimes to express the subject is wishes। कई बार वो उस किसी चीज़ साथ क्या काम करना है, क्या होना है, आपकी क्या इच्छा है उस साथ करने के लिए, उस नाउन के बाद भी आप टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव कैन बी प्लेस आफ्टर नाउन्स और प्रोनाउंस, नाउन प्रोनाउंस जैसे लेटर्स, टू लेटर्स के बाद लिख दिया टू राइट, एनीथिंग के बाद लिख दिया टू स्टे, तो नाउन और प्रोनाउन के बाद भी इनका यूज़ कर सकते हैं। काहे के लिए, टू शो हाउ दे कैन बी यूज, क्योंकि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है उनका साथ में, या सब्जेक्ट की क्या इच्छा है, उनका क्या करने की इच्छा है, वो बताने के लिए। आई हैव टू लेटर्स टू राइट, मेरे पास दो लेटर है लिखने के लिए, तो दो लेटर का क्या करना है, आपको लिखना है उसमें, दैट मस्ट राइट, लिखना ही है। हैव यू एनीथिंग टू से, क्या आपके पास कुछ कहने को है क्या, हैव यू एनीथिंग टू से, तो ऐसे यूज़ करते हैं। दैट यू वांट टू से, आपकी जो इच्छा हो कहने की। वी हाउस टू लेट, हमारे पास एक घर है किराए पर देने के लिए, तो क्या पर्पज है, क्या करना है, घर का किराए पर देना है। हाउस दैट वी वांट टू लेट, एक ऐसा घर है जिसे हम किराए पर देना चाहते हैं। तो इस टू लेट का मतलब होता है, कई बार आप देखते हो घरों पे लिखा हुआ टू लेट, उस टू लेट का मतलब यही होता है, वी हैव ए हाउस टू लेट मीन्स ए हाउस दैट वी वांट टू लेट, एक ऐसा घर है जिसे हम किराए पर देना चाहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में से, इन्फिनेटिव फॉर्म में से लिख सकते हैं, इनका पूरा फॉर्म इस तरह से होता है। ये दो यूजेस हो गए,
एक प्रोनाउन रिलेटिव है, दैट वी हैव वांट टू लेट, ये मतलब रिलेटिव जो क्लोज है उनके अंदर इनका यूज करते हैं हम लोग। और देखिए आप, प्रपोजिशन अगर यूज करने हो तो प्रपोजिशन यूज होते हैं कई बार जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हो, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो और उसको आप पर्पस बताने के लिए कई बार प्रपोजिशन का यूज करते हैं लास्ट में। द प्रपोजिशन शुड बी यूज इफ रिक्वायर्ड, जरूरत हो तो प्रपोजिशन यूज करते हैं आफ्टर द इन्फिनेटिव व्हेन द इन्फिनेटिव क्वालिफाइज द नाउन, जब वो इन्फिनेटिव उस नाउन को क्वालिफाई करती हो, और वो जनरली इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती हैं। जो हम पहले पढ़ रहे थे, आई गैव हिम अ पेन, मैंने उसको एक पेन दिया टू राइट, लिखने के लिए। इन्फिनेटिव क्वालिफाइज द नाउन, ये जो टू राइट है इस पेन को क्वालिफाई कर रहा है। मैंने उसको एक पेन दिया काहे के लिए, टू राइट विद, लिखने के लिए, ठीक है ना। तो विद जो है यहाँ पर ये लास्ट में यूज होना चाहिए। पढ़े ना, ए चेयर टू सिट ऑन, ऐसे ही ए पेन टू राइट विद, ही हैज नो हाउस टू लिव इन, उसके पास कोई घर नहीं रहने के लिए। तो क्या है, प्रिपोजिशन को यूज होना चाहिए, जरूरत पड़ रही है यहाँ पे आफ्टर द इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के बाद में, व्हेन द इन्फिनेटिव क्वालिफाइज द नाउन, जब ये इन्फिनेटिव उस नाउन को क्वालिफाई करता हो। और ये वर्ब जान रखना जनरली इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये वाली बात भी पढ़ ली, और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ चेयर टू सिट ऑन, एक बैठने के लिए चेयर है। समवन टू टॉक टू, कोई बात करने के लिए है। कुशन टू सिट ऑन, ए केस टू कीप माई रिकॉर्ड्स इन, टेबल टू राइट ऑन। इस तरह से आप लोग प्रपोजिशंस का यूज करते हैं। इफ देयर इज अ प्रपोजिशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस, टू इन्फिनेटिव शुड बी यूज। और एक खास बात ध्यान रखना, अगर लास्ट में प्रपोजिशन दिए हुए हैं तो टू इन्फिनेटिव ही आएगा, बेयर इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा। ये भी खास बात पकड़ के रखना, अगर टू इन्फिनेटिव आता है तो ही प्रपोजिशन आता है। प्रपोजिशन है मतलब टू इन्फिनेटिव है, प्रपोजिशन नहीं है तो फिर बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा, टू इन्फिनेटिव ही आना चाहिए। ये भी एक खास बात ध्यान रखना। आई हैव नो पेन टू राइट विथ, अगर प्रपोजिशन है तो टू राइट आएगा, केवल राइट का यूज नहीं कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ टू टू, टू टू का यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आप पढ़ चुके होंगे, खासकर कंजक्शन में मैंने पढ़ाया आपको, ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया होगा आपको मैंने टू टू का यूज, सो दैट की तरह यूज होता है, लेकिन इसका नेगेटिव सेंस होता है। पॉजिटिव सेंस के लिए आप इनफ टू का यूज करते हैं, और टू टू के बीच में कोई एडवर्ब या कोई एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो। और टू टू के यूज कई तरह के होते हैं, जब सब्जेक्ट सेम होते हैं, जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो तरह तरह की चीज़ें हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार टू टू, चूंकि टू का काम है तो यहाँ पढ़ लेते हैं उसको हम लोग। यूजेज ऑफ टू टू, इट शोज नेगेटिव सेंस, एक तो नेगेटिव सेंस होता है। अब इसका पहला यूज ए, टू और टू के बीच में कोई एडजेक्टिव आप यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट सेम हो तो स्ट्रक्चर क्या होता है, टू एडजेक्टिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, बहुत सिंपल सा बनाते हैं। या इन्फिनेटिव कैन रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये टू इन्फिनेटिव जो होता है ये सब्जेक्ट को रेफर करता है। इट देन हैज एन एक्टिव मीनिंग, और इसका एक्टिव मीनिंग होता है। जब सब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं तो टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करता है। अगर सब्जेक्ट सेम नहीं होते हैं तो यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद में फोर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म या सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, मतलब नाउन की इस एडजेक्टिव के बाद फोर प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऐसा होता है। अगर सब्जेक्ट सेम नहीं होते, सब्जेक्ट सेम होते हैं तो ऐसा करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। वैसे ज़्यादा अच्छा यहाँ समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं इसको ज़्यादा अच्छा समझा नहीं रहा यहाँ पर, चीज़ को टू टू वाले को यूज़ को, ये हम बहुत अच्छे ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उसको अच्छी तरह समझना है तो टू टू का सो दैट में चेंज करना, सो दैट का टू टू में चेंज करना, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन में ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। वहाँ खूब सारे एग्जाम्पल के, वहाँ अच्छा समझ में आएगा। बट फिर भी देख लो एक बार, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड, तुम बहुत यंग हो समझने के लिए। सब्जेक्ट एक ही है यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड, मतलब यू आर सो यंग, आप इतने यंग हो, दैट यू कैन नॉट, तो यू सब्जेक्ट सेम है, तुम इतने यंग हो कि तुम समझ नहीं सकते। ही वॉज टू ड्रंक टू ड्राइव होम, ही वॉज टू ड्रंक टू ड्राइव होम, इसका क्या मतलब है, ही वॉज सो ड्रंक, इतना ड्रंक था कि ही कुड नॉट ड्राइव होम, कि वो चला के घर भी नहीं जा पाया। सब्जेक्ट सेम है, ही है, यहाँ पर भी ही है, तो टू एडजेक्टिव टू से जोड़ सकते हैं अगर सब्जेक्ट सेम होते हैं तो। आगे देखिए आप, इफ द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, अगर दोस्तों आपके सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो फिर टू एडजेक्टिव के बाद में फोर आएगा
और फिर नाउन और प्रोनाउन आएगा। और फोर चूंकि प्रपोजिशन है तो उस नाउन प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो टू प्लस एडजेक्टिव के बाद में एक चीज और आ जाएगी, फोर प्लस नाउन और प्रोनाउन, ये एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाएगी। जैसे द प्लेट वॉज सो हॉट, प्लेट इतनी गर्म थी, दैट वी, अब देखो वी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द प्लेट। दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इसको आप टू टू जोड़ेंगे तो यहाँ फोर अस करना पड़ेगा। द प्लेट वॉज सो हॉट, सो को हटा के टू कर देंगे। द प्लेट वॉज टू हॉट, प्लेट इतनी हॉट थी, दैट वी कुड नॉट की जगह जाएगा द प्लेट वॉज टू हॉट फॉर अस टू, ऐसे होगा। द प्लेट वॉज टू हॉट फॉर अस टू टच इट। और इस बाद वाले इट को भी हटा देते हैं हम लोग, ये भी एक खास बात होती है। इस तरह जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं ना और तो जोड़ते हैं तो बाद वाले इट को भी आप ड्रॉप कर देते हैं, उसके बिना भी वाक्य का अर्थ समझ में आ जाता है। जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, हियर द इन्फिनेटिव रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आता है इन्फिनेटिव। इट देन हैज अ पैसिव मीनिंग, और इसका मीनिंग पैसिव होता है। जैसे द प्लेट वॉज सो हॉट दैट वी कुड नॉट टच इट, प्लेट इतनी गर्म थी कि हम उसको टच भी नहीं कर पाए। तो कैसे बनाया, द प्लेट वॉज टू हॉट, सो को उठा के टू लगा दिया, देखो हॉट फॉर अस, हमारे लिए। ये फॉर अस को ब्रेकेट में लिखा है, और इंग्लिश में ब्रेकेट में लिखने का मतलब होता है ऑप्शनल होता है। टू टच या टू बी टच्ड, पैसिव मीनिंग, ये पैसिव है। अच्छा, टू टच भी लिख सकते हो, टू बी टच भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। जनरली टू टच ही लिख के काम चला देते हैं, बट टू बी टच भी लिखा जा सकता है। और ध्यान रखना, माइंड यू, इट को हटा दिया है, इट को नहीं लिखा गया है यहाँ पे, ये भी खास बात है। इट को नहीं लिखते हैं, इट को हटा सकते हैं। और ये फोर अस जो है ये जनरली ऑप्शनल होता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जब लगे बहुत जरूरी तो लिख दो, वरना तो बिना इसके भी काम चल जाता है। द प्लेट वॉज टू हॉट टू टच, द प्लेट वॉज टू हॉट टू बी टच्ड। देखो एग्जाम्पल्स और, इट की बात कर रहे थे ना, इसको ड्रॉप कर देते हैं। इट द ऑब्जेक्ट ऑफ टच इन द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में तो इट ऑब्जेक्ट के रूप में है, टच के साथ में टच नहीं कर सकते प्लेट को। डिसअपियर इन द इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन, इन्फिनेटिव से बनाया टू टू से, तो इसको हमने डिसअपियर कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया, इसको हटा दिया। बिकॉज द इन्फिनेटिव, दो एक्टिव इन फॉर्म की, जो इन्फिनेटिव था वो दिखने में तो एक्टिव था बट पैसिव इन मीनिंग, पैसिव था मीनिंग में, तो ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट को हटा दिया। क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट बाद में नहीं आकर शुरू में आता है, और शुरू में वो इट प्लेट के लिए यूज हुआ था तो जरूरत नहीं थी, तो इसलिए इसको इट को ड्रॉप ही कर दिया, डिसअपियर कर दिया। समटाइम्स आइदर एन एक्टिव और पैसिव इन्फिनेटिव में भी यूज, कई बार आप एक्टिव भी यूज कर सकते हो जो टू टच, और पैसिव फॉर्म भी यूज कर सकते हो टू बी टच्ड, बट स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्टिक द एक्टिव इन्फिनेटिव। लेकिन स्टूडेंट्स को एडवाइस दी जाती है कि वो एक्टिव फॉर्म में लिखें, टू टच ही लिख दें, टू बी टच लिखने की जरूरत नहीं है। बट यूज कर सकते हैं, कहीं पे अगर पैसिव वॉइस भी लिखा हुआ जाए तो गलत नहीं है, वो भी ठीक ही फॉर्म होता है उसका, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, देखो इसके अंदर एग्जाम्पल देखो। द पार्सल इज टू हैवी टू सेंड भी कर सकते हो और टू बी सेंड भी कर सकते हो, दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि भाई ये करो, ज़्यादा अच्छा है ना। द केस वॉज टू हैवी फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ चाइल्ड जो है इसको ब्रेकेट में ले दिया, मतलब ऑप्शनल कर दिया, दो अलग अलग सब्जेक्ट है इसलिए फॉर अ चाइल्ड। केस इतना भारी था बच्चे के लिए, टू कैरी ले जाना, बाद में इट वगैरह का यूज नहीं करते। द केस वॉज टू हैवी टू बी कैरिड बाई ए चाइल्ड, ये भी सही है, ये भी सही है। बाई ए चाइल्ड ये पैसिव वॉइस फॉर्म है, तो टू बी कैरिड लिख दिया। द ग्रास वॉज सो वेट, घास इतनी गीली थी, दैट वी कुडंट सिट ऑन इट, कि हम उस पर बैठ नहीं पाए। अब देखो सो दैट वाला वाक्य टू टू में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, सो को उठा के टू लगा दोगे, दैट वी कुड नॉट को हटाओगे और फॉर अस कर दोगे, और टू जोड़ दोगे टू सिट ऑन, और इट को डिसअपियर कर देंगे। डिस को इसमें यूज नहीं करते, टू टू के साथ में इन्फिनेटिव के बाद में इसको यूज नहीं करते, क्योंकि इसका सेंस पैसिव होता है, इसलिए इट को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये वाक्य बनेगा इसका, ये वाक्य गलत है, नहीं ये सही है, सो दैट वाला है, ये टू टू वाला है, इसको ऐसे बनाया जाए, ठीक है ना, ये बात है। चलो आगे देखो आप, टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस एडजेक्टिव, ए और एन नाउन प्लस इन्फिनेटिव, मतलब देखो टू, एक तीस दूसरी बात आ गई है, टू एडजेक्टिव साथ में एडजेक्टिव लगाया फिर टू लगा दिया अपन ने,
इसके बीच में कोई ए और करके नाउन भी आ सकता है, बीच में नाउन भी आ सकता है। जैसे ही वॉज टू श्रूड और टू एक्सेप्ट लिखते थे, बीच में नाउन भी आ गया ए बिजनेसमैन, ऐसा भी कर सकते, ये भी स्ट्रक्चर होता है टू का। ही वॉज टू श्रूड, वो इतना चालाक था, इतना तेज तर्रार था बिजनेसमैन के रूप में, टू एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर, कि उसने फर्स्ट ऑफर भी एक्सेप्ट कर ली, मतलब कर लिया उसने। एज ए बिजनेसमैन ही वॉज टू श्रूड टू एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर, नेगेटिव सेंस देता है, मतलब नहीं किया, चालाक था, उसने ऑफर नहीं किया। ही इज टू एक्सपीरियंस्ड कंडक्टर टू माइंड व्हाट द क्रिटिक्स से, वो इतना एक्सपीरियंस था कि वो माइंड नहीं किया इन चीज़ों को, जो कंडक्टर ने इन चीज़ों को माइंड नहीं किया जो क्रिटिक्स ने उसको कहा। एज ए कंडक्टर ही इज टू एक्सपीरियंस टू माइंड व्हाट द क्रिटिक्स से, एक्सपीरियंस था, लोग कहते रहते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नेगेटिव सेंस होता है, टू का सेंस नेगेटिव होता है, इस बात को आप पकड़ के रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये बी फॉर्म हो गया टू का, इसमें बीच में नाउन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं क्या टू के बीच में, इन्फिनिटिव के बीच में कर सकते हैं। देखो अगला ये पढ़ने वाले हम सी, टू और टू इन्फिनिटिव के बीच में एडवर्ब को भी यूज किया जा सकता है। जैसे इट इज टू सून टू से वेदर द स्कीम विल सक्सीड और नॉट, यहाँ पे सून जो है वो एडवर्ब है। टू के बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, और नाउन का भी रूप यूज किया जा सकता है। ही स्पोक सो या टू क्विकली फॉर मी टू अंडरस्टैंड, देखो क्विकली एडवर्ब है, ही स्पोक टू क्विकली, फॉर मी मस्ट बी यूज्ड हियर, यहाँ पर फॉर मी का यूज करना जरूरी है। ही स्पोक टू क्विकली फॉर मी टू अंडरस्टैंड, उसने मेरे लिए कुछ ज्यादा ही तेज बोला, मैं समझ नहीं पाया, ये वाली बात हुई। आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव, फिफ्थ है परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हमने पढ़ा था, इसका आप सब्जेक्ट के रूप में तो यूज कर ही सकते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने, टू हैव लव्ड एंड टू हैव लॉस्ट, पढ़ा था हम लोगों ने। और देखो, शुड बी यूज इफ द एक्शन एक्सप्रेस बाय द इन्फिनिटिव प्रीसीड द एक्शन ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब, ये एक अच्छी बात है, इस पे काफी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि दो काम हो रहे हैं, ध्यान सुनना, दो एक्शन हो रहे हैं, एक एक्शन पहले हो गया और एक एक्शन बाद में हो गया। अब आपको लगता है कि जो इन्फिनिटिव वाला जो एक्शन है वो पहले हो चुका, मेन प्रिंसिपल वर्ब से पहले हो चुका, तो उसको आप परफेक्ट इन्फिनिटिव में बनाओ, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म में बनाओ। अगर इन्फिनिटिव वाला काम प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब से पहले हो चुका है, तो उसको आप टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म से ही बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे क्या कह रहा है, परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म शुड बी यूज्ड इफ द एक्शन एक्सप्रेस बाय द इन्फिनिटिव, जो इन्फिनिटिव का जो एक्शन है प्रोसीड्स, अगर वो पहले हो जाता है, एक्शन ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब के एक्शन से अगर वो पहले हो जाता है, तो टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा। जैसे ही एडमिटेड टू हैव स्टोलन माई वॉच, उसने एडमिट किया, उसने स्वीकार किया, टू हैव स्टोलन माई वॉच, कि उसने मेरी घड़ी चुराई। अब घड़ी चुराएगा, उसी के बाद तो स्वीकार करेगा, एडमिट करेगा कि मैंने घड़ी चुरा ली, तो स्वीकार करना पहले हुआ कि घड़ी चुराना पहले हुआ, घड़ी चुराना पहले हुआ, घड़ी चुरा ली, काम हो गया, उसने स्वीकार किया कि हाँ मैंने वो काम किया था, वो काम किया होगा पहले तभी तो स्वीकार किया, तो एडमिटेड से पहले ये वाला काम हुआ है, तो टू स्टील ना करके टू हैव स्टोलन आएगा, क्योंकि यहाँ चोरी का कार्य एडमिट करने से पूर्व हो चुका है। ऐसे ही कन्फेस्ड, उसने मान लिया, टू हैव रेप्ड द माइनर गर्ल, उसने अपनी गलती मान ली कि उसने माइनर गर्ल, एक छोटी उम्र की लड़की को रेप किया था। तो जो मानना है उसने बाद में माना होगा, रेप पहले किया होगा, तो जो एक्शन पहले हो गया, अगर वो टू इन्फिनिटिव बनाना है तो वो परफेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म से बनेगा। और देखिए आप, आई डोंट रिमेंबर टू हैव मेट यू इन शिमला, अब रिमेंबर शिमला मिले होंगे, उसके बाद तो याद आएगा, तो ये वाला एक्शन पहले हुआ है। नेताजी इज बिलीव टू हैव डाइड इन एयर क्रैश, वो एयर क्रैश मारे गए ऐसा माना जाता है, तो माना जाना बाद में शुरू हुआ, मरना पहले शुरू हुआ। माई फ्रेंड इज सस्पेक्टेड टू हैव किल्ड दीपक लास्ट नाइट, मेरे फ्रेंड को सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उसने दीपक को मारा, तो मारने के बाद, मौत होने के बाद, कत्ल के बाद ही तो सस्पेक्शन शुरू होगा, तो ये पहले जो काम हो जाते हैं उनको आप परफेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और देखिए आप आगे, ये लास्ट है सिक्स्थ यूज इन्फिनिटिव का, इनफ टू भी यूज होता है। इनफ टू काहे के लिए यूज करते हैं दोस्तों हम लोग, इनफ टू का यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंस में, टू का यूज करते हैं
अपने नेगेटिव सेंस में, और इनफ टू का यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में। इसमें भी दो तरह से हो सकता है यूज़। अगर सब्जेक्ट सेम हो तो इनफ टू का यूज सिंपल हो जाता है, अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो फोर प्लस नाउन प्रोनाउन भी आता है टू से पहले, बाद वाले टू से पहले। ये इनफ टू के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब हो फिर इनफ हो फिर इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। ये पॉजिटिव सेंस दर्शाता है। सब्जेक्ट आर सेम हो, सब्जेक्ट सेम हो तो इन्फिनेटिव रेफर्स टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सेम होते हैं तो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट को रेफर करता है। जैसे शी इज ओल्ड इनफ, ये देखो ये एडजेक्टिव है, समझे ना। यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आता है, दोनों आ सकते हैं। एडजेक्टिव आ गया, इनफ आ गया, फिर टू ट्रेवल, इन्फिनेटिव टू ट्रेवल आ गया, बाय हरसेल्फ, शी इज ओल्ड इनफ टू ट्रेवल बाय हरसेल्फ। और ट्रेवल कौन कर रहा है? शी। सब्जेक्ट सेम है, ट्रेवल करने वाली वही है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव जो है ना टू ट्रेवल, ये सब्जेक्ट को बात कर रहा है, ये एक्टिव सेंस है। शी इज ओल्ड इनफ टू ट्रेवल बाय हरसेल्फ, वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपने आप ट्रेवलिंग कर सकती है, उसकी एज इतनी हो गई है, समझदार हो गई है कि वो कर सकती है। ये पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस नहीं। टू में नेगेटिव सेंस आता है, इनफ टू में पॉजिटिव सेंस आता है। शी इज ओल्ड इनफ टू ट्रेवल बाय हरसेल्फ। और देखिए आप, सब्जेक्ट आर डिफरेंट, अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो वो फोर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात करता है, फोर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा वहां पे। द केस इज लाइट इनफ, केस बक्सा कोई, इज लाइट इनफ, वो लाइट इनफ है फॉर मी टू कैरी। अब देखो फॉर मी आ गया, सब्जेक्ट अलग है, केस अलग सब्जेक्ट है, और मी आई अलग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर फॉर यूज किया। और ये टू कैरी मेरे लिए, ये ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। जब सब्जेक्ट सेम होता है तो सब्जेक्ट को रेफर करता है, ऑब्जेक्ट अलग अलग हो तो वो ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट अलग अलग हो तो वो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ये टू कैरी ले जाना किसके लिए इनफ है? मेरे लिए इनफ है। द केस इज लाइट इनफ, बिल्कुल पर्याप्त हल्का है मेरे लिए ले जाने हेतु। पोजिशन में ले जा सकता हूँ, इतना हल्का है कि मैं ले जा सकता हूँ, मी की बात कर रहा है। द केस इज सो लाइट दैट आई कैन कैरी, मैं ले जा सकता हूँ। द आइस वॉज थिक इनफ टू वॉक ऑन, बर्फ इतनी थिक थी कि हम उस पर चल सकते थे। तो हम किस पे चल सकते थे? बर्फ पे। यहाँ पे फोर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मतलब ये एक्चुअली होता है फॉर अस था, ये भी फॉर अस छुपा दिया इसमें। द आइस वॉज थिक इनफ फॉर अस, फॉर मी टू वॉक ऑन, इसको हटा भी सकते हैं ना, हटा दिया इसमें। और देखो लास्ट में एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। एक मिनट, सब्जेक्ट डिफरेंट हो, अलग हो, सेम हो, और एडवर्ब। ही डिडंट जंप हाई, ये एडवर्ब है, इनफ टू विन अ प्राइज, उसने पर्याप्त ऊंचा नहीं कूदा जितना कूदना था नाम जीतने के लिए। तो ये सेंटेंस यहाँ नेगेटिव है, ही डिडंट जंप, उसने जंप नहीं किया हाई इनफ टू विन अ प्राइज, ठीक है ना। अच्छा देखना, डिडंट वाले वाक्य में टू आ ही नहीं सकता, क्योंकि दो नेगेटिव नहीं हो सकते साथ में। तो डिडंट वाले में इनफ टू आ सकता है, टू नहीं आ सकता। ही स्पोक स्लोली, स्लोली क्या है? एडवर्ब है, जो स्पोक को मॉडिफाई कर रहा है। वो धीरे बोला, इनफ फॉर एवरीवन, सबके लिए धीरे बोला, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, मतलब सबके लिए धीरे बोला। वो स्पोक स्लोली इनफ फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, धीरे धीरे बोला, आराम से बोला, ताकि लोग सब समझ जाए, ताकि सब लोग समझ जाए, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव सेंस देता है, टू नेगेटिव सेंस देता है, इनफ टू पॉजिटिव सेंस देता है। ये लास्ट के जो दो चार पांच रूल पढ़ाए हैं, ये थोड़े से हार्ड रूल है, अलग रूल है, इन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। अलग जगह पहले अलग ढंग से आप पढ़ चुके हैं, इनफ टू का यूज़, टू का यूज़, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना। बाकी मैंने इस पूरी क्लास के अंदर आपको इन्फिनेटिव का यूज़ पूरा पढ़ा दिया है। हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ रहे थे, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिन पर टेंस, नंबर, पर्सन का जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। ये तीन तरह की होती हैं, द इन्फिनेटिव, द जिरंड और द पार्टिसिपल। इसमें हमने इन्फिनेटिव पढ़ लिया, इन्फिनेटिव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं, ये नाउन का काम करते हैं, ये क्वालिफायर का काम करते हैं। इसमें बेयर इन्फिनेटिव के यूज़ भी पढ़ लिए हमने, स्प्लिट इन्फिनेटिव पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया कि इनके कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, टू का यूज़ पढ़ लिया, इनफ टू का यूज़ पढ़ लिया। तो इस पूरी क्लास में कॉम्पैक्ट रूप से अगर हम बात करें तो ये हमने इन्फिनेटिव को पढ़ा है। दोस्तों आई होप कि ये पूरी क्लास आपको समझ में आ गई होगी।
पहली बार पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर इस वीडियो को देखें, आप नोट्स को पढ़ें, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप समझ पाएंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, चाओ।